Hello students, how are you all? Okay, let us start with the next very easy and interesting topic of numerical method portion, that is interpolation. Now first of all, let us discuss what do you mean by this term interpolation या interpolate करने का क्या मतलब है. तो इसको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जाम्पल लूँगी. आप सी मेरे पास एक टेबल गिवन है. First column is year column and second column is population column. Means the table is showing कि 1961 में 44 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1971 में इतनी हो गई, 81, 91, 2001 में इतनी पॉपुलेशन है. ठीक है. अब ये कैसे एस्टिमेट हुआ? ये एस्टिमेट आया थ्रू सम फंक्शन. कोई फंक्शन होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की टर्म्स में, लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस तरह का कोई एक फंक्शन होगा जिससे ये टेबल आया. ठीक है. फंक्शन के साथ फंक्शन क्या है वो हमें नहीं चाहिए. वी जस्ट नीड द डेटा, वी जस्ट नीड द टेबल. हमारे पास ये टेबल गिवन है. ठीक है. ईयर का एंड पॉपुलेशन का. फाइन. हमें कहा जाता है कि बताओ 19 कोई भी एक नंबर 1970 में बताओ कितनी पॉपुलेशन थी, या बताओ 1985 में कितनी पॉपुलेशन थी, या बताओ 1997 में कितनी पॉपुलेशन थी. तो वो फाइंड करने को इंटरपोलेट करना कहते हैं. ठीक है. सो अगर हमें सेट ऑफ डेटा गिवन है एक्स वाई का डेटा गिवन है और हमें कहा जाता है बताओ इस एक्स पर वाई कितना है, सो दैट इज इंटरपोलेशन. बेटा बात क्लियर है? अब ना टू टर्म्स होती हैं, एक होता है इंटरपोलेशन, एक होता है एक्स्ट्रापोलेशन. इन दोनों में डिफरेंस होता है. सॉल्व करने के मेथड में देयर इज़ नो डिफरेंस. चाहे इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल है चाहे एक्स्ट्रापोलेशन का मेथड आपका एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है. जस्ट आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि इंटरपोलेशन क्या होता है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है. नाउ सी, इसी टेबल को दोबारा देखते हैं. इस टेबल की जो रेंज है एक्स के कॉलम की, दिस इज एक्स कॉलम, दिस इज वाई कॉलम. एक्स के कॉलम की रेंज 1961 से 2001 तक जा रही है. राइट. अगर हमें उस वैल्यू पर पॉपुलेशन पूछी गई है जो 1961 एंड 2001 के बीच में है वैल्यू, लाइक एनी वैल्यू बिटवीन 1961 एंड 2001 पर अगर पॉपुलेशन पूछी गई है, देन दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ इंटरपोलेशन. लाइक मुझे पूछा क्या बताओ 1977, 1985, 1992, ये सब 1961 और 2001 के बीच की वैल्यूज़ हैं. चाहे मुझे 1962 पर पूछा गया है, चाहे मुझे 2000 पर पूछा गया है, ये सारी वैल्यूज़ लाइज बिटवीन 1961 एंड 2001. सो इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू पर अगर पॉपुलेशन पूछी गई है, देन दैट इज़ द न्यूमेरिकल ऑफ इंटरपोलेशन. लेकिन अगर मुझे कोई वैल्यू पूछी गई है जो 2001 से ग्रेटर पे या 1961 से स्मॉलर पर, लाइक मुझे कहा गया बताओ 1955 में कितनी पॉपुलेशन थी, या बताओ 2005 में कितनी पॉपुलेशन है, देन दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन. ठीक है. अगर रेंज के बीच में 1961 2001 के बीच में कोई नंबर पूछा गया कि बताओ इस एक्स पर वाई कितना है, देन दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ इंटरपोलेशन. और अगर इससे छोटी वैल्यू एंड इससे ग्रेटर वैल्यू पे पूछा गया है बताओ इस एक्स पर वाई कितना है, देन दैट इज द न्यूमेरिकल ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन. नाउ लेट मी रीड द थ्योरी पोर्शन. Let set of values x1 y1, x2 y2, xn yn satisfying a relation y equals to f of x be given. कोई एक रिलेशनशिप है, हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए कि कौन सा है, कौन सा फंक्शन है, हमें इस फंक्शन पर टेबल गिवन है. फाइन, हमें टेबल गिवन है. राइट. Then the numerical technique of finding value of y when value of x is given is called interpolation or extrapolation. तो y की वैल्यू फाइंड करनी जब x की गिवन हो उसे इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन कहते हैं. ठीक है. नाउ इफ वी आर टू फाइंड पॉपुलेशन ऑफ एनी ईयर बिटवीन 1961 एंड 2001, देन इट इज द टेक्निक विल बी कॉल्ड इंटरपोलेशन. एंड इफ वी आर टू फाइंड पॉपुलेशन ऑफ एनी ईयर बिफोर 1961 or after 2001, then that technique will be called extrapolation. हुआ clear? ठीक है. Now we have the following definition of interpolation or extrapolation. Interpolation or extrapolation is a numerical technique of estimating the value of dependent variable y for some value of independent variable x under some given data. Now सबसे पहले dependent variable, independent variables ये सब क्या है? जैसे ये देखो, हमें जो टेबल गिवन है ना, हमें x की ये हम इसको x कहते हैं, इसको y कॉलम कह दिया हमने. हमें पूछा क्या बताओ 1970 में पॉपुलेशन कितनी है.
सो 1970 वाली कॉलम यानी x वाली कॉलम इज इंडिपेंडेंट और y का जो आंसर आएगा वो x पे डिपेंडेंट है। हर ईयर पे डिफरेंट पॉपुलेशन होगी, सो इट मीन्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन ईयर। सो इट मीन्स पॉपुलेशन वाली कॉलम यानी y की कॉलम इज डिपेंडेंट ऑन ईयर और x कॉलम। सो x कॉलम इज इंडिपेंडेंट एंड y कॉलम इज डिपेंडेंट। सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डेफिनेशन दिया हुआ है कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर सम गिवन डेटा। डेटा भी गिवन है, ठीक है। सो दैट इज इंटरपोलेशन। फाइन। Now the methods for finding interpolation, or you can say methods for interpolating a given point. Now there are two types of methods we can use. The one is graphical methods and another are algebraic methods. जो graphical methods and they are not in our syllabus, so we'll focus on algebraic methods. अब algebraic methods बेटा दो तरह के हैं, एक है Lagrangian interpolation method and एक है Newton's interpolation method, ठीक है। तो हम दोनों कवर कर लेंगे, then this topic will be over. न्यूटन्स इंटरपोलेशन मैथड फर्दर 4 टाइप्स का है। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मैथड, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मैथड, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मैथड एंड न्यूटन्स सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन मैथड। पहली बात, ग्राफिकल मेथड्स एंड न्यूटन्स सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड्स, दीज आर नॉट इन अ सिलेबस, ठीक है। तो हमने किस पे फोकस करना है? वील बी फोकसिंग ऑन लैग्रेंजियन मेथड, न्यूटन्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डिवाइडेड। 4 मेथड्स हमने इस चैप्टर में करने हैं टू फाइंड इंटरपोलेशन, ठीक है। सो नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द लैग्रेंजियन मेथड ऑफ इंटरपोलेटिंग। लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन, सबसे पहले लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। ये बड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इसको फॉर्मूले को समझाने की बजाय मैं आपको एक न्यूमेरिकल पहले दिखाती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन। नाउ गिवन द फॉलोइंग टेबल, हमें देखो मैंने आपको बताया था कि हमें x की वैल्यूज़ गिवन होंगी एंड y की वैल्यूज़ गिवन होंगी एंड हमें कहा जाएगा कि बताओ इस पर्टिकुलर x पर y कितना है, ठीक है। यही होता है ना इंटरपोलेशन। सो हमें टेबल गिवन है ऑफ x वैल्यूज़ एंड y वैल्यूज़, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? y ऑफ 2.5। पहले तो स्टेटमेंट को समझो, ये टेबल कैसे आया होगा? ये टेबल किसी रिलेशनशिप से आया होगा, कोई फॉर्मूले से आया होगा। y इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x, इस तरह का कोई फॉर्मूला होगा जिससे ये टेबल आया होगा। हमें उस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेबल चाहिए, ठीक है। सो x जो है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स जो फॉर्मूला था जिससे ये टेबल आया है वो कैसे आया? अगर हम उस फॉर्मूले में x को 0 डालते हैं तो y 0 आ जाता है, 1 डालें x को तो y 2 आ जाता है, x को 2 डालें तो y 8 आ जाता है, x को 3 डालें तो y 27 आ जाता है। सो वो कौन सा रिलेशन है हमें वो नहीं चाहिए। वी आर गिवन विद द टेबल एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है। सो इट मीन्स y वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। पहले तो ये बात समझनी है आपने। और हमें पूछा गया है, हमें पूछा गया बताओ 2.5 x पर y कितना है, ठीक है। अब एक और तरीका स्टेटमेंट को समझाने का, ध्यान से सुनो। हमें पूछा गया है कि बताओ 2.5 x पर y कितना है। वी आर टू फाइंड y व्हेन x इज 2.5। ये हमें x की वैल्यू गिवन है। तो पहली बात, जिस चीज़ की वैल्यू गिवन होती है ना वो आप मान लो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें 2.5 x की वैल्यू गिवन है और हमें पूछा गया कि बताओ इस पर y कितना है, यानी y इज डिपेंडेंट ऑन x, सो y डिपेंडेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी इंडिपेंडेंट कॉलम है और कौन सी डिपेंडेंट वाली कॉलम है। कैसे पता चलता है? जो चीज़ हमें पूछी गई है वहाँ से। हमें क्या पूछा गया? हमें y पूछा गया है, सो इट मीन्स y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी हमें कहा गया है, देखो टेबल क्या कहता है? टेबल कह रहा है कि 0x पर y 0 है, 1x पर y 2 है, 2x पर y 8 है, 3x पर y 27 है। तो बताओ 2.5x यानी यहाँ पर 2.5x पर y कितना है ये हमें बताना है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपोलेशन।
मैं आपको स्टेटमेंट को समझाने में थोड़ा टाइम लगा रही हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो क्लियर हुआ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फाइन। अब देखो लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन कैसे यूज़ करना है। पहली बात, हमें अगर तो एग्ज़ाम्स में मेंशन्ड हो, जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको इतनी ही स्टेटमेंट गिवन है, आप देखो स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं मेंशन कि आपने लैग्रेंजियन मेथड लगाना है कि कौन सा न्यूटन्स का लगाना है, ठीक है, हमें कुछ नहीं मेंशन्ड। तो लैग्रेंजियन कब यूज़ करना है, पहले तो ये बात, लैग्रेंजियन मेथड आपने तब यूज़ करना है, नंबर 1, अगर तो एग्ज़ाम में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि यूजिंग लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन, तब आपने लैग्रेंजियन मेथड ही लगाना है, तब न्यूटन्स वाला नहीं लगाना। दूसरी बात, अगर मेंशन नहीं है, यानी हमारे पास चॉइस है, हम लैग्रेंजियन भी लगा सकते हैं और न्यूटन्स भी लगा सकते हैं, तब लैग्रेंजियन कब लगाना है, जब टेबल छोटा हो, स्मॉल हो। अब देखो टेबल में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। सो लैग्रेंजियन आप तभी लगाओ जब मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ हों टेबल में, या 3 वैल्यूज़ हों, ठीक है। 2 वाला तो कभी आएगा नहीं ना, 1 वाला टेबल आएगा। सो टेबल में अगर 3 वैल्यूज़ हों या 4 हों तभी लैग्रेंजियन यूज़ करो। अगर टेबल में 5 6 7 वैल्यूज़ हैं तो लैग्रेंजियन यूज़ मत करो, क्योंकि इसका फॉर्मूला फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है और कहा गया कि लैग्रेंजियन ही करना है, फिर तो आपको लैग्रेंजियन ही करना पड़ेगा, देन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। लेकिन अगर हमें मेंशन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें जस्ट इतना कहा गया है कि 2.5 इंटरपोलेट करो पॉइंट, या फाइंड y ऑफ 2.5, देन वी हैव एन ऑप्शन कि हम लैग्रेंजियन यूज़ करेंगे न्यूटन्स। तो इसका मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर टेबल छोटा है, 3 या 4 वैल्यूज़ हैं टेबल में, देन गो फॉर लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन। 5 6 7 है तब लैग्रेंजियन को अवॉइड करो, बिकॉज फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। मैं आपको भी बताऊँगी फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। मैंने जितनी भी x की वैल्यूज़ उनको लेबल कर दिया, x1 x2 x3 x4, और जितनी y की वैल्यूज़ इनको लेबल कर दिया, y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लैग्रेंजियन का फॉर्मूला डिज़ाइन करना है। कैसे करना है, कितने पॉइंट्स हैं, आई हैव 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। सो मेरा 4 पॉइंट का फॉर्मूला बनेगा। अगर 3 पॉइंट्स होते तो 3 पॉइंट का फॉर्मूला बनना था। अगर 5 पॉइंट्स होते तो वैसे तो मैंने लैग्रेंजियन तब अवॉइड करना था, लेकिन अगर लिखा होता कि लैग्रेंजियन से ही करना है और 5 पॉइंट्स हैं टेबल में, तो 5 पॉइंट का फॉर्मूला बनना था। अब इसका क्या मतलब, देखो हमने फॉर्मूला कैसे बनाना है। मुझे y ऑफ x पूछा गया, तो मेरा फॉर्मूले की देखो फॉर्म भी इस तरह की है, बाहर y है अंदर सारे x हैं, बाहर y है अंदर सारे x हैं, ठीक है। करना क्या है, मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया, यहाँ लिखा y1, थोड़ी जगह छोड़ के लिख दिया y2, देन y3, देन y4। 4 वैल्यूज़ गिवन है तो मैंने चारों वैल्यूज़ लिख दी, y1 y2 y3 y4। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है, जो न्यूमरेटर है वो कैसे बनेगा, क्योंकि y1 की बात हो रही है तो x1 नहीं हमने लिखना, हमने क्या लिखना है, x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4। 4 वैल्यूज़ है ना x4 तक, ठीक है। अब ये वाला न्यूमरेटर देखो, x माइनस यहाँ पे y2 है, यानी x2 नहीं आएगा, x माइनस x1 x माइनस x3 x माइनस x4, ये y3 है। मैं आपको फॉर्मूला तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, ठीक है। y3 है तो क्या नहीं आएगा, x3, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x4। यहाँ क्या है y4, तो x4 नहीं आएगा न्यूमरेटर में, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, ठीक है। और डिनोमिनेटर्स कैसे बनाने हैं, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर के जैसे ही हैं, लेकिन x की जगह, क्योंकि ये y1 है तो x1 आ जाएगा, दिस इज x माइनस x2, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4। ये y2 है तो x2s आ जाएंगे, x की जगह x2s आ जाएंगे, तो ये x माइनस x1 था न्यूमरेटर में, यहाँ क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 x2 माइनस x4। ये y3 है तो डिनोमिनेटर में x की जगह x3 आ जाएगा। ये y4 है तो डिनोमिनेटर में x की जगह x4 आ जाएगा। 4 टर्म्स हमारी रेडी हो गई, इन चारों टर्म्स को हमने ऐड कर देना है। सो दिस इज हाउ वी डेवलप द और डिज़ाइन द फॉर्मूला ऑफ लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन। अगर 3 वैल्यूज़ गिवन होती तो फॉर्मूला छोटा होता, मेरा होता y1 y2 y3 तक, और यहाँ क्या आना था 2 और 3 तक, इधर भी 2 और 3 तक, 4 वाला कुछ भी नहीं आना था, ठीक है। सो फॉर्मूला अब डिज़ाइन, मेन बात लैग्रेंजियन में होती है फॉर्मूला डिज़ाइन करना। इसको दोबारा रिवाइंड करके देखो वीडियो को कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। एक बार फॉर्मूला आ जाए बनाना, फिर तो जस्ट वैल्यूज़ ही पुट करनी है,
हमने फाइंड क्या करना है, वी आर टू फाइंड y ऑफ 2.5, ठीक है। तो x मीन्स x इज 2.5, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है न्यूमरेटर्स में ही है x, सिर्फ वहाँ 2.5 डाल देना है, ठीक है। y1, तो मुझे ये दोनों चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। y1 इज 0, ठीक है, y1 इज 0, सो 0, ठीक है। y2 इज 2, सो 2, y3 इज 8, सो 8, y4 इज 27, सो 27। यानी मुझे फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है ना। x माइनस x2, x इज 2.5 एंड x2 इज 1, x2 में ये वाली कॉलम देखनी है, x वाली, ठीक है। सो 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, ठीक है। सो आप ये देखो कि हमने वैल्यूज़ कैसे पुट की। मैंने जस्ट फॉर्मूले में टेबल से वैल्यूज़ पुट कर दी, देन जो जीरो वाली पूरी टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है वो तो जीरो ही होगी, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हर टर्म को अलग अलग सॉल्व करना है आपने। आप जंप ना कर लेना कि सारा इकट्ठा ही सॉल्व कर लिया, आंसर गलत हो जाएगा। पहले इस टर्म को सॉल्व करो, ये तो बाय चांस जीरो ही है बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इस टर्म को सॉल्व करो, फिर इस टर्म को सॉल्व करो, फिर इस टर्म को सॉल्व करो, फिर सबको ऐड करो। सो जब मैंने इस तरह सॉल्व किया तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो है, सेकंड टर्म मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, देन सबको ऐड किया। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड इंटरपोलेशन बाय यूजिंग द लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल गिवन है तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। सी द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। नीचे वाला फॉर्मूला देखो पहले। इफ़ वी आर गिवन 3 पॉइंट्स, मैं 3 पॉइंट का बनाया है, बाकी 4 पॉइंट का हो आप एक्सपैंड कर सकते हो, 5 पॉइंट का और एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बना, y ऑफ x का 3 पॉइंट्स है तो y1, y2, y3, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, y1 है तो x1 नहीं आएगा, x माइनस x2, x माइनस x3, y2 है तो x2 नहीं आएगा, x माइनस x1, x माइनस x3, y3 है तो x3 नहीं आएगा, x माइनस x1, x माइनस x2, डिवाइडेड बाय ये y1 है तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, y2 है x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, y3 है x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है अगर इसको हम इकट्ठा लिखें तो ये फॉर्मूला बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो देखो ये फॉर्मूला, अगर ये चीज़ क्लियर भी ना हो रही आपको देन इट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया या इसको एक्सपैंड करने से ये कैसे बन जाता है। देखो 3 पॉइंट्स का बनाया तो सपोज मैं कि n की वैल्यू मेरी 3 है, लेट अस सपोज n इज़ 3, पाई मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। j की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है, दिस इज j एक्स जे, ठीक है, 1 से 3 तक जा रही है, ठीक है। लेकिन i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है, ठीक है। बाहर सिग्मा लगा हुआ है, i की वैल्यू भी 1 से 3 तक जा रही है। सपोज करो स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1 है, लेट अस सपोज i इज़ 1, सो yi मीन्स y1, आ गया y1, देन मल्टीप्लाई, पाई मीन्स मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, j की वैल्यू भी 1 से 3 तक जा रही है लेकिन i और j इक्वल नहीं होंगे, यानी i 1 है तो j 1 नहीं होगा, 2 3 होगा। तो j जब 2 है तब x माइनस x2 इंटू j 3 है तो x माइनस x3, x माइनस x2, x माइनस x3, और डिनोमिनेटर में xi माइनस xj, i इज़ 1, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, मल्टीप्लाई होगा सारा कुछ, फिर सिग्मा i की वैल्यू 2 हो जाएगी यानी प्लस yi मीन्स y2, xi माइनस xj मीन्स नाउ अब j 2 नहीं होगा, j 1 होगा और 3 होगा, सो x माइनस x1, x माइनस x3, एंड डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, x2 माइनस x3। तो इस तरह इसको एक्सपैंड करके ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। ये ना भी इतना क्लियर हो रहा हो तो इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जस्ट न्यूमेरिकल को देख के फॉर्मूला डिज़ाइन करना आना चाहिए। एंड दिस फॉर्मूला जो y ऑफ x का है, जब x इंडिपेंडेंट है और y इज डिपेंडेंट ऑन x, देन दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इन्वर्स कर दें कि हमें x ऑन y पूछा गया है, ठीक है, तो अब जहाँ पे y है वहाँ x लिख लो, जहाँ x है वहाँ y लिख लो, इसको लैग्रेंजियन इन्वर्स इंटरपोलेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला, आपको बस फॉर्मूला बनाना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन। और लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन के बाद नेक्स्ट इंटरपोलेशन टेक्निक कौन सी है, न्यूटन्स इंटरपोलेशन मेथड। सो लेट अस डिस्कस दिस नाउ, ठीक है। न्यूटन्स के 3 मेथड्स हमारे सिलेबस में है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डिवाइडेड, फाइन।
सो लेट मी स्टार्ट विद द न्यूटन्स इंटरपोलेशन टेक्निक। अब सबसे पहली बात कि न्यूटन्स के 3 मेथड्स हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस एंड न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस न्यूमेरिकल में तीनों में से कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में मोस्टली मेंशन नहीं होता। आपको हो सकता है ये मेंशन्ड हो कि इसको लैग्रेंजियन से सॉल्व करो या इसको न्यूटन्स मेथड से सॉल्व करो। ये आपने डिसाइड करना है कि इसमें फॉरवर्ड वाला मेथड लगना है कि बैकवर्ड लगना है कि डिवाइडेड लगना है, डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस। और वो कंडीशंस को आपको अच्छे से समझना है कि हमने न्यूटन्स के तीनों मेथड्स में से कौन सा कब लगाना है। ठीक है, बहुत ईजी है इसको समझना, ध्यान से बस मेरी बात सुनो। ओके, लेट अस सपोज वी आर गिवन दिस टेबल, एक्स की वैल्यूज गिवन और वाई की वैल्यूज गिवन है और हमें पूछा गया वाई ऑफ 2.1 फाइंड करो। सबसे पहले देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है। जो गिवन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो पूछा गया वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो 2.1 इज इंडिपेंडेंट एंड दिस x, ये y ऑफ x है ना, 2.1 इज x, सो x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। ओके, तो पहले तो आपने ये फाइंड कर लिया कि इंडिपेंडेंट कॉलम कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। ओके, अब जो इंडिपेंडेंट कॉलम है कौन सी, x, उसको देखो क्या उसके पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं। 1 2 3 4 5 क्या इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, इक्वी डिस्टेंट है। यस, x के पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं। दोबारा सुनो, हमने सबसे पहले देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। वो कैसे पता चलता है, जो गिवन है, जो पूछा गया वो डिपेंडेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो इंडिपेंडेंट हमें पता लग गया कि x इंडिपेंडेंट है, x की कॉलम पर देखना है हमने, y की नहीं देखना, y तो डिपेंडेंट है, हमने x की कॉलम देखना है। क्या x की कॉलम इक्वी डिस्टेंट है? यस, x की कॉलम इक्वी डिस्टेंट है। तो अगर x की कॉलम यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम इक्वी डिस्टेंट हो ना, तो या फॉरवर्ड लगता है या बैकवर्ड लगता है। और अगर x की कॉलम इक्वी डिस्टेंट ना हो तब तो श्योर है डिवाइडेड ही लगना है। सी, डिवाइडेड का मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, दिस वन। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y ऑफ 4.7 पूछा गया है या y ऑफ 21 पूछा गया है, तो x गिवन है यानी x इंडिपेंडेंट है। x की कॉलम देखो अनइक्वल है, अनइक्वल इंटरवल्स में इंक्रीज हो रही है, पीरियोडिक नहीं है, 3 4 10 20 23। तो जब x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली कॉलम अनइक्वली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, देन फॉर श्योर डिवाइडेड इंटरपोलेशन ही यूज करना है। ठीक है, तो ये डिवाइडेड का न्यूमेरिकल है। लेकिन अगर इक्वल इंटरवल्स हैं तब डिसाइड करना है कि अब फॉरवर्ड यूज करना है कि बैकवर्ड। अब वो कैसे डिसाइड करना है, वो भी बहुत ईजी है समझना। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया y ऑफ 2.1 फाइंड करना है। इस टेबल का मिड देखो, मिड कहाँ पे है, मिड ये, टेबल का सेंटर ये है। 2.1 अपर हाफ में लाई कर रहा है टेबल को, और हम इस फॉर्म में लिखें 1 2 3 4 5, 3 इज द मिड वैल्यू, 2.1 अपर हाफ में लाई कर रहा है ना। तो अगर तो x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज इक्वी डिस्टेंट हैं एंड जिस पॉइंट पे पूछा गया है वो पॉइंट अपर हाफ में लाई कर रहा है, देन फॉरवर्ड यूज करना है। और अगर x की कॉलम्स इक्वी डिस्टेंट है और जिस पॉइंट पे पूछा गया वो लोअर हाफ में लाई कर रहा है, लाइक 3.5 4.2 4.9 3.9 लोअर हाफ में लाई कर रहा है, देन बैकवर्ड यूज करना है। क्लियर हुआ? सो आई रिपीट, हमने सबसे पहले जो पूछा गया है वहां से देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है। जो गिवन है 2.1 यानी x की वैल्यू गिवन है, सो x इंडिपेंडेंट है। फिर नंबर 2, हमने इंडिपेंडेंट कॉलम की वैल्यूज देखनी है, क्या वो इक्वल इंटरवल्स में है कि नहीं है। अगर तो इक्वल इंटरवल्स में नहीं है फिर डिवाइडेड यूज करना है, और अगर इक्वल इंटरवल्स में है फिर डिसाइड करना है कि फॉरवर्ड यूज करेंगे बैकवर्ड। वो कैसे, टेबल का मिड देखो, जिस पॉइंट पे पूछा गया इंटरपोलेट करने के लिए कहा गया है, अगर वो पॉइंट अपर हाफ में या आप कह दो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, 2.1 इधर ही लाई करेगा ना 2 के साथ। अगर वो 3 से छोटा है, इधर है, तो फॉरवर्ड मेथड यूज करना है। अगर जौन से पॉइंट पे इंटरपोलेशन पूछी गई है वो 3 से ग्रेटर है तो बैकवर्ड यूज करना है। अब बैकवर्ड का टेबल देखो, सी टेबल वही है पर 3.7 पे पूछा गया। 3.7 जो है वो 3 से बड़ी है, मिडल से इधर है, अब लोअर हाफ में है। ठीक है, लोअर हाफ क्यों कहा मैंने, अगर टेबल को मैं इस फॉर्म में लिखूं ऊपर से नीचे तो 3
4 5 ये लोअर हाफ में आ जाते हैं, 1 2 3 अपर हाफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो 3.7 पे पूछा गया, ये लोअर हाफ में लाई कर रहा है, सो इट मीन्स इसमें बैकवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर 3 पर पूछा गया मिड वैल्यू पर, तो आपकी चॉइस है, या फॉरवर्ड लगा लो या बैकवर्ड लगा लो, ठीक है। आई रिपीट, अगर मिड पॉइंट पे ही पूछा गया, वैसे मिड पॉइंट पे तो गिवन है 16, हमें देखो टेबल का मतलब यही है ना कि x की वैल्यू 1 है तब y की 2 है, जब x 2 है तो y 7 है, जब x 3 है तो y 16 है, जब x 4 है तो y 34 है, जब x 5 है तो y 40 है। बताओ जब x 3.7 है तो y कितना है, ठीक है। और 3.7 लोअर हाफ में लाई कर रहा है और पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है x के, सो इट मीन्स बैकवर्ड। थोड़ा सा क्लियर हुआ? बाकी आई रीड द थियोरी ताकि आपको कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। If the function is tabulated at equal intervals equal है independent variable के, and the point for which the value of function is to be interpolated lies in the upper half of the table, और जिस point पे हमने value find करनी है, interpolate करनी है, वो upper half में table के lie कर रही है, then use forward interpolation. Now this is a table. Here x is an independent variable and its column is tabulated at equal intervals 1 2 3 4 5. Moreover, the value of x, that is 2.1, lies in the upper half of the table. So use forward interpolation. Now Newton's backward interpolation. If the function is tabulated at equal intervals and the point for which the value of function is to be interpolated lies in the lower half of the table, then use backward interpolation. Now this is the table. Fine. X is independent variable and values of x are equidistant. Here x is an independent variable and its column is tabulated at equal intervals 1 2 3 4 5, and the value of x, that is 3.7, lies in the lower half of the table. Then use backward interpolation. And when to use Newton's divided interpolation, I have already explained. If the function is tabulated at unequal intervals, then use divided difference. No matter whether the point lies in the upper half or lower half of the table. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ इक्विडिस्टेंट नहीं हैं, अनइक्वल इंटरवल्स हैं, तब पॉइंट चाहे अपर हाफ में लाई कर रहा है चाहे लोअर हाफ में, फॉर श्योर तब डिवाइडेड ही यूज़ करना है। फाइन। सो हमें टेबल गिवन है, सी अनइक्वल इंटरवल्स हैं, या 4.7 पे पूछा गया है हेयर टुवर्ड्स लोअर साइड, या 21 पे पूछा गया है टुवर्ड्स राइट साइड, हमने डिवाइडेड ही यूज़ करना है। फाइन। So this is how we decide to use which Newton's interpolation method under which situation. Fine. बाकी मैं आपको हर एक का numerical करवाऊंगी, आपको और clear हो जाएगा. Now let us start with the numerical portion. Now first of all let us start with the numerical of Newton's forward difference interpolation. ठीक है? Okay. Now the table is given and we are to find y of 2.35. तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। x इज इंडिपेंडेंट बिकॉज x की वैल्यू हमें 2.35 गिवन है और y की पूछी गई है। x की कॉलम देखें क्या इक्विडिस्टेंट है, 2 2.25 2.5 2.75 3। यस, x की कॉलम इक्विडिस्टेंट है, 0.25 के इंटरवल्स पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो x की कॉलम इक्विडिस्टेंट है, सो इट मीन्स या फॉरवर्ड लगाएंगे या बैकवर्ड लगाएंगे। अब डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कौन सा लगाना है। पॉइंट क्या है 2.35, 2 पॉइंट और सेंटर क्या है टेबल का, ये 2.35 टुवर्ड्स लेफ्ट लाई कर रहा है कि टुवर्ड्स राइट, 2.35 यहाँ लाई कर रहा है इस तरफ, यानी अगर हम टेबल को ऐसे लिखें तो 2.35 अपर हाफ में लाई कर रहा है। फाइन। सो वी विल यूज़ न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड। तो हमने डिसाइड कर लिया एक बार कि हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड यूज़ करना है, तो अब हम न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फाइन। सिंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x and its column is tabulated at equal intervals and 2.35 lies in the upper half of the table, so we'll use Newton's forward difference interpolation method as follows. ये लाइनें आपने लिखनी है, आपकी मर्जी, नहीं भी लिखनी even then it's okay, ठीक है। आपने जस्ट हेडिंग लिख देनी है कि आप न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड यूज़ कर रहे हो, ये ज़रूर मेंशन कर देना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड का, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का टेबल बनाना। हमने टेबल बनाना है। टेबल देखो काफ़ी लंबा बन जाता है, तो यूजुअली मैं क्या कहती हूँ स्टूडेंट्स को, अपनी आंसर शीट्स को लैंडस्केप वे से करके ना फिर ही टेबल बनाओ, ठीक है। सो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का टेबल कैसे बनाना है, देखो हमें टेबल क्या गिवन है,
2, 2.5, 2.25, 2.5, 2.75 एंड 3। मैंने एक्स की कॉलम्स को लिख लिया, एक्स की वैल्यूज़ को, वाई ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को भी लिख लिया। ठीक है, अब देखो अब फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले कॉलम हमने बनानी है डेल्टा वाई की। व्हाट इज़ डेल्टा? डेल्टा ना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। ठीक है, डेल्टा इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डेल्टा वाई, अगली कॉलम है डेल्टा स्क्वायर वाई, नेक्स्ट कॉलम इज डेल्टा क्यूब वाई, नेक्स्ट कॉलम इज डेल्टा की पावर 4 वाई। अब ये सब क्या है? ये सब हैं डेल्टा वाई इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, डेल्टा स्क्वायर वाई इज सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, डेल्टा क्यूब वाई इज थर्ड ऑर्डर, डेल्टा 4 वाई इज फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, ये मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, बाकी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमें डेल्टा वाई की कॉलम बनानी है। और एक बात हमने डिसाइड किया ना कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से इसको सॉल्व करना न्यूमेरिकल को, तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो टेबल होता है ना वो अपर ट्रायंगल होता है। अपर ट्रायंगल सी कैसे? जो डेल्टा वाई की कॉलम है, देखो ओरिजिनली वाई में कितनी वैल्यूज़ हैं? 5, डेल्टा वाई में कितनी है? 4, डेल्टा स्क्वायर में 3, डेल्टा क्यूब में 2 एंड डेल्टा 4 वाई में 1 वैल्यू रहेगी। सो ऊपर इस तरह जा रहा है ना टेबल। सो फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बैकवर्ड डिफरेंस का भी बता देती हूँ। बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, इसमें वाई में 5 वैल्यूज़ हैं, इसमें डेल्टा उल्टा हो जाता है, इसको कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें 4 डेल्टा वाई में, डेल्टा स्क्वायर में 3, डेल्टा क्यूब में 2 और डेल्टा 4 वाई में 1। ठीक है, तो इस तरह का होता है बैकवर्ड डिफरेंस का। मैंने हल्का सा आपको लुक बताई कि किस तरह का होता है। ठीक है, ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेल्टा वाई की कॉलम कैसे बनानी है। तो डेल्टा वाई में 4 वैल्यूज़ होंगी क्योंकि वाई में 5 वैल्यूज़ हैं। इनको हम डिनोट कैसे करेंगे? विल डिनोट इट लाइक डेल्टा वाई 1, डेल्टा वाई 2, डेल्टा वाई 3, डेल्टा वाई 4। ठीक है, जब डेल्टा स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें ऑफकोर्स 3 वैल्यूज़ होंगी, तो कैसे इसको लिखेंगे? डेल्टा स्क्वायर वाई 1, डेल्टा स्क्वायर वाई 2, डेल्टा स्क्वायर वाई 3। जब डेल्टा क्यूब की कॉलम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? डेल्टा क्यूब वाई 1, डेल्टा क्यूब वाई 2। और जब डेल्टा 4 की बनाएंगे तो डेल्टा 4 वाई 1। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ 5 हैं। तो हर कॉलम में एक डिक्रीज़ होती जाती है वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। चलो अब फॉर्मूला डेल्टा वाई 1 का फॉर्मूला। डेल्टा वाई 1 का फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बात, जो हम कॉलम बना रहे हैं इस टाइम, उस कॉलम को हम पिछली कॉलम यूज़ करके बनाएंगे। यानी इस कॉलम में डेल्टा वाई कॉलम में वाई ऑफ एक्स की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, डेल्टा स्क्वायर वाली कॉलम में डेल्टा वाई की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, डेल्टा क्यूब वाली कॉलम में डेल्टा स्क्वायर की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, डेल्टा 4 वाली कॉलम में डेल्टा क्यूब की वैल्यूज़ यूज़ होंगी। फाइन, अभी आपको लगेगा कि क्या इतना ज़्यादा हेक्टिक है, लेंथी है, क्योंकि मैं समझाने में बहुत टाइम लगा रही हूँ। जब आप करोगे तो 1 मिनट का ही, मतलब आपको एक बार समझ आ जाए तो फिर तो फटाफट होना है, सिर्फ माइनस ही करना है आपने। कैसे? देखो डेल्टा वाई 1 का फॉर्मूला होता है वाई 2 माइनस वाई 1, वाई 2 डेल्टा वाई 2 का वाई 3 माइनस वाई 2। ठीक है, जो सेकेंड वाला है ना माइनस के बाद, ये इसके साथ मैच करना चाहिए। वाई 1 है तो सेकेंड वाला वाई 1 टर्म है। डेल्टा वाई 1 इज वाई 2 माइनस वाई 1, डेल्टा वाई 2 इज वाई 3 माइनस वाई 2, तो डेल्टा वाई 3 कितना होगा? वाई 4 माइनस वाई 3, डेल्टा वाई 4 कितना होगा? वाई 5 माइनस वाई 4। और अगर हम डेल्टा वाई 5 लिखें तो वो क्या बनना था? वाई 6 माइनस वाई 4 और वाई 6 माइनस वाई 5, और वाई 6 तो है ही नहीं, इसलिए एक कम हो जाता है। ठीक है, डेल्टा वाई 4 तक जाएगा क्योंकि इसमें वाई 5 माइनस वाई 4 चाहिए। और ये सब वाईज़ की वैल्यूज़ यहाँ से लिख लो। वाई 2 इज़ 10.06 माइनस वाई 1 इज़ 9, सॉल्व किया। वाई 3 माइनस वाई 2 किया, वाई 3 इज़ 11.25 माइनस 10.06 दिस। देन डेल्टा वाई 3 इज़ वाई 4 माइनस वाई 3, that is 12.56 minus 11.25, that is this. Delta y4 is y5 minus y4, that is 14 minus 12.56, that is this. ठीक है, फिर डेल्टा स्क्वायर की कॉलम कैसे बनानी है? डेल्टा स्क्वायर की कॉलम हम डेल्टा वाई की कॉलम यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? पिछली वैल्यूज़ यूज़ करके। डेल्टा स्क्वायर वाई 1 कैसे बनेगा? डेल्टा वाई 2 माइनस डेल्टा वाई 1। डेल्टा वाई 2 कितना है? 1.19 माइनस 1.06, दैट इज़ 0.13। डेल्टा स्क्वायर वाई 2 कैसे बनेगा? डेल्टा वाई 3 माइनस डेल्टा वाई 2। डेल्टा क्यूब वाई 3 कैसे, स्क्वायर वाई 3 कैसे बनेगा?
डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3, ठीक है। और ये जो है वैल्यूज़ ये पिछली कॉलम से उठा लेनी है, मैं इसकी पिक भेजूंगी, अच्छे से देखना। देन डेल्टा क्यूब फाइंड करने के लिए डेल्टा स्क्वायर वाली कॉलम यूज़ कर लेनी है। डेल्टा 4 फाइंड करने के लिए डेल्टा क्यूब वाली, ये एक ही वैल्यू है डेल्टा 4 y1 दैट इज इक्वल टू y1 है ना, तो इधर 2 आएगा, डेल्टा क्यूब y2 माइनस डेल्टा क्यूब y1, डेल्टा क्यूब y2 इज 0.01 माइनस ऑफ माइनस 0.01, तो 0.02 आ जाएगा। तो इस तरह हमने फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले हमने डिसाइड किया कि हमने फॉरवर्ड यूज़ करना है, बैकवर्ड यूज़ करना है कि डिवाइडेड यूज़ करना है। दूसरा स्टेप, जब हमने डिसाइड कर लिया तो हमने उसका टेबल बना दिया। अभी हमने जस्ट टेबल बनाया, अभी हमने 2.35 की वैल्यू को फाइंड नहीं किया, ठीक है। अब हम उस स्टेप पे आते हैं कि 2.35 की वैल्यू को अब हमने फाइंड करना है। देखो कैसे, किसका न्यूमेरिकल है ये, फॉरवर्ड डिफरेंस का, ठीक है। तो अब देखो हमने फाइंड करना है 2.35 पे। 2.35 x की वैल्यू देखो किन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आ रही है। 2.35 2.25 और 2.5 के बीच में आ रही है, इतना क्लियर है। यहाँ पर आ रही है ना 2.35, इन दोनों के बीच में आ रही है। क्योंकि हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम ऊपर वाली रो को केयर थ्रो बनाएंगे। केयर थ्रो, हम फॉर्मूले में केयर थ्रो को यूज़ करने वाले हैं, के फॉर काइट, केयर थ्रो, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा 2.35 कौन सी x की दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है, इट इज़ लाइंग बिटवीन 2.25 एंड 2.5। तो इन क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है तो 2.25 और 2.5 में से ऊपर वाली रो कौन सी है, 2.25। इस रो को हम केयर थ्रो बनाएंगे और इसको मैंने सर्कल कर लिया। देखो 2.25 की रो को कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है यहाँ तक, क्यूब तक। 4 में है ही नहीं सेकंड वाली वैल्यू, तो इस सारी रो को मैंने एक सर्कल में डाल दिया, ठीक है। और मैंने लिख दिया दिस इज केयर थ्रो। क्लियर हुआ। सो फॉरवर्ड में हमने ऐसे ही करना है। हमने क्या करना है, देखना है कि 2.35 जो वैल्यू है वो कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में लाए कर रही है और ऊपर वाली को केयर थ्रो बनाना है। बैकवर्ड में उल्टा करेंगे। देखो बैकवर्ड में क्या करेंगे, इसमें हमें ना 4.25 पे पूछा गया बैकवर्ड में। 4.25 कहाँ लाए कर रहा है, 4 और 4.5 के बीच में, क्योंकि ये बैकवर्ड का न्यूमेरिकल है। इसमें हम नीचे वाली रो को केयर थ्रो बनाएंगे, यानी 4.5 वाली को, यानी इसको सर्कल करेंगे लास्ट रो को। तब जब कराऊंगी तब देखेंगे। बेटा बात क्लियर है। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में जिन दो वैल्यूज़ के बीच में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है उसमें जो ऊपर वाली रो है उसको केयर थ्रो मान लेंगे। पूरी रो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में, दैट इज़ केयर थ्रो। बैकवर्ड में जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा इंटरपोलेशन वाला पॉइंट लाई कर रहा है उसके नीचे वाली रो को केयर थ्रो बनाएंगे, ठीक है। चलो अब हमने 2.25 को केयर थ्रो बना लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ना हमने एक टर्म फाइंड करनी है u। ये क्या है, ये फॉर्मूले में यूज़ होगा, u फॉर्मूले में हमारे यूज़ होगा, ठीक है। u का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स के ओवर h। चाहे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है चाहे बैकवर्ड इंटरपोलेशन है, u का फॉर्मूला यही रहेगा। कितना, x माइनस एक्स के ओवर h। x क्या है जिस पे हमें पूछा गया है 2.35। x k क्या है, केयर थ्रो का x, दिस इज केयर थ्रो। इसका x कितना है 2.25 c। और h, व्हाट इज h, h है कि x के पॉइंट्स कितने इंटरवल पे इंक्रीज हो रहे हैं, कितने इंटरवल पे हो रहे हैं, 0.25 पे, तो h इज 0.25। आई रिपीट, x माइनस एक्स के ओवर h इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग u। व्हाट इज x, x वो वैल्यू जिस पे हमें इंटरपोलेट करना है, हमें 2.35 इंटरपोलेट करना है ना c। x k क्या है, केयर थ्रो का x, केयर थ्रो ये है, इसका x कितना है 2.25 और h कितना है, इनके डिफरेंस, कोई भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लो सेम ही रहेगा क्योंकि इक्वल इंटरवल्स हैं, तो दैट इज़ 0.25। तो u कितना बन गया 0.4, ठीक है। स्टेप्स क्लियर हो रहे। पहला स्टेप था डिसाइड करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड के डिवाइडेड करना है। दूसरा स्टेप था उसका टेबल बनाना जो हमने डिसाइड किया। तीसरा स्टेप था केयर थ्रो ढूंढनी। चौथा स्टेप है u की वैल्यू फाइंड करनी। अब फिफ्थ स्टेप है इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी। वो कैसे करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। क्या फॉर्मूला है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, ये देखो मैंने फॉर्मूलेज अलग से लिखे हैं। ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, y ऑफ x निकालने का। क्या फॉर्मूला है, y के यानी केयर थ्रो की y की वैल्यू प्लस डेल्टा y के यानी केयर थ्रो की डेल्टा y की वैल्यू ओवर फैक्टोरियल 1 मीन्स 1 इंटू यू, अभी निकाला जो हमने, प्लस
डेल्टा स्क्वायर वाई के मीन्स kth रो का डेल्टा स्क्वायर वाई कॉलम ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू यू माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब वाई के यानी kth रो का डेल्टा क्यूब वाई ओवर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल निकालना आता है ना, तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2, ये टर्म्स इंक्रीज होती जाती हैं यू वाली। और अगर डेल्टा 4 वाई के ओवर फैक्टोरियल 4 करेंगे तो यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3, 4 है तो 4 टर्म्स होंगी, 3 है तो 3 टर्म्स होंगी, 2 है तो 2 टर्म्स, 1 है तो अकेला यू। ठीक है, चलो अब दोबारा देखते हैं इस फॉर्मूले को। मैंने वही फॉर्मूला दोबारा लिखा है। अब देखो जो मेरी kth रो है वो कहाँ तक जा रही है, लेट मी सी। kth रो में डेल्टा वाई भी है, डेल्टा वाई भी है, डेल्टा स्क्वायर वाई भी है, डेल्टा क्यूब वाई भी है, लेकिन डेल्टा 4 वाई नहीं है, यानी मेरा फॉर्मूला क्यूब तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्यूब तक का फॉर्मूला लिख लिया। पहले मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई के प्लस डेल्टा वाई के ओवर फैक्टोरियल 1 इंटू यू प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई के ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू यू माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब वाई के ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू यू माइनस 1 टू यू माइनस 2। सो क्योंकि डेल्टा क्यूब वाई के तक ही मेरा kth रो जा रहा है तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने इसमें वैल्यूज़ डालनी है टेबल से। y ऑफ x दैट इज़ y ऑफ 2.35 x इतना ही है ना, इक्वल्स टू y के। अब देखो y के का मतलब kth रो का y, दिस इज द kth रो, हमने इस रो को ही अब देखना है बस। kth रो का y कितना 10.06 तो लिख दिया, प्लस डेल्टा y के मीन्स kth रो का डेल्टा y, दिस इज द kth रो, इसका डेल्टा y कितना है 1.19 तो 1.19 लिख दिया ओवर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 इज 1 इंटू यू इज 0.4 भी लिख दिया। अब इस पे देखो डेल्टा स्क्वायर वाई के यानी kth रो का डेल्टा स्क्वायर वाई, kth रो का डेल्टा स्क्वायर वाई कितना है 0.12, सो 0.12 ओवर फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू यू 0.4 इंटू यू माइनस 1 0.4 माइनस 1। बहुत ध्यान से लिखनी है वैल्यूज़ और कैलकुलेशन भी बहुत ध्यान से करनी है। प्लस डेल्टा क्यूब वाई के, kth रो का डेल्टा क्यूब वाई के कितना है, ये है 0.01। ठीक है, सो 0.01 ओवर फैक्टोरियल 3 इज 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 इंटू यू इज 0.4 इंटू यू माइनस 1 0.4 माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 0.4 माइनस 2। प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, फिर मैंने हर टर्म को सबसे पहले अलग अलग सॉल्व किया, जंप नहीं करनी, इकट्ठा नहीं करना। पहले इसको लिख दिया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इनको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर दिया। सो दिस इज़ द आंसर, यानी कि y ऑफ 2.35 कितना है 10.5222, यानी कि यहाँ पर y ऑफ अगर 2.35 होता तो x अगर 2.35 होता तो y कितना होता 10.5222। और ये चेक करने के लिए, ये मेरी बात को अच्छे से सुनो, ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा आंसर ठीक आया कि गलत आया है, थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2.35 जो है वो इन दोनों x के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी y की वैल्यू भी इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। हमारी कितनी आई 10.52, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही है। सो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब दोबारा देखो इसको अच्छे से, और फिर अब बैकवर्ड समझाना, डिवाइडेड समझाना मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। नाउ सम पॉइंट्स, डेल्टा इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, मैंने आपको बताया। डेल्टा वाई इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा स्क्वायर वाई आर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेज एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड। फाइन। Now Newton's backward difference interpolation. The table given to us is this, and we have to find y of 4.25. अब देखो डिसाइड करना कि फॉरवर्ड करना है बैकवर्ड करना है, मैं ऑलरेडी बता दिया हुआ है, फिर भी देख लो कि हमें x गिवन है 4.25। ठीक है, तो ये x इंडिपेंडेंट होगा, x की कॉलम क्या इक्विडिस्टेंट है, येस दिस इज इक्विडिस्टेंट, सो इट मीन्स यहाँ फॉरवर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ बैकवर्ड। पॉइंट लोअर हाफ में लाई कर रहा है, इट मीन्स हम बैकवर्ड यूज करेंगे। फाइन। सिंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x एंड इट्स कॉलम इज tabulated at equal intervals and 4.25 lies in the lower half of the table, so we'll use Newton's backward difference interpolation method. ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें हमने बैकवर्ड डिफरेंस यूज करना है। अब देखो, अब बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे।
कैसे बनाना है, सेम फॉरवर्ड डिफरेंस जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्स की कॉलम लिख ली, वाई की कॉलम लिख ली, मार्किंग कर दी, ये y1 y2 y3 y4 y5 अपने काम को ईजी करने के लिए मार्किंग कर दी। ठीक है, इसमें हम कौन सी कॉलम्स बनाएंगे, इसमें हम उल्टा डेल्टा लेंगे, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वेयर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, डेल्टा 4y। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ जो मैंने न्यू थिंग जो मैंने फॉरवर्ड में नहीं बताई, कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, तो जो टेबल होगा ना वो 4 तक जाएगा, डेल्टा 4 तक जाएगा, एक कम हमेशा। ठीक है, तो कैसे बनाना है देखो, उल्टा डेल्टा y1 नहीं होगा, बैकवर्ड का टेबल नीचे की तरफ जाएगा। ये सेकंड रो में लिखा है ना, तो y2 हम y2 से शुरू करेंगे, y3 y4 y5, और स्क्वायर वाली कॉलम 3 4 5, क्यूब वाली कॉलम 4 5, और 4 पावर वाली कॉलम सिर्फ 5, एक वैल्यू रह जाएगी। और कैसे बनाना है, फॉर्मूला इज सेम, डेल्टा y2 का क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1, जैसे फॉरवर्ड में था। फॉरवर्ड में डेल्टा y1 का फॉर्मूला था y2 माइनस y1, इसमें उल्टा डेल्टा y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, y5 माइनस y4। यहाँ से वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ आ गई। डेल्टा स्क्वायर y की कॉलम बनाने के लिए मुझे ये वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया, लेट मी करेक्ट दिस। सो स्क्वायर वाली कॉलम बनाने के लिए पिछली कॉलम यूज़ करेंगे। डेल्टा स्क्वायर y3 कैसे आएगा, डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, डेल्टा स्क्वायर y4, डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3, लाइक दिस, डेल्टा स्क्वायर y5, डेल्टा y5 माइनस डेल्टा y4। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ आ गई, आंसर आ गया। देन डेल्टा क्यूब की कॉलम कैसे आएगी, डेल्टा स्क्वायर की कॉलम यूज़ करके। एंड डेल्टा 4 की कॉलम कैसे आएगी, डेल्टा क्यूब की कॉलम यूज़ करके। ठीक है, तो हमने टेबल बना लिया बैकवर्ड का। अब हमने डिसाइड करना है केयर थ्रो कौन सी है। केयर थ्रो कैसे डिसाइड करते हैं, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, 4.25, 4 और 4.5 के बीच में। सो नीचे वाली रो को केयर थ्रो बनाएंगे, क्योंकि ये बैकवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है, इसमें नीचे वाली रो को केयर थ्रो बनाते हैं। सो नीचे वाली पूरी रो यानी 4.5 वाली पूरी रो को मैं सर्कल कर दूँ। ठीक है, सो मुझे पूरी रो को सर्कल में डालना है 4.5 वाली। ठीक है, और इसको क्या मेंशन करना है कि ये मेरी कौन सी रो है, ये केयर थ्रो है। देखो यहाँ तक जा रही है, लास्ट रो 4.5 वाली जो रो है वो लास्ट वैल्यू तक जा रही है, डेल्टा 4 तक भी जा रही है। सो मैंने पूरी रो को सर्कल कर दिया, लास्ट रो को 4.5 वाली को, और दिस इज माय केयर रो। फाइन, केयर थ्रो डिसाइड हो गई कि 4.5 वाली रो केयर थ्रो है। तो अगला स्टेप सेम वैसे यू फाइंड करना, फॉर्मूला यू इज ऑल्सो सेम, एक्स माइनस एक्स के ओवर एच। एक्स इज 4.25, एक्स के मीन्स केयर थ्रो का एक्स 4.5 ओवर एच, यानी कितने इंटरवल्स पे हैं, 0.5 पे इंक्रीज हो रहा है सारा, सो 0.5। और एक बात, बैकवर्ड डिफरेंस में u हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा u, क्योंकि x के हमेशा x से बड़ा होगा, x के नीचे वाली कॉलम है, नीचे वाली रो है, और x यहाँ लाई कर रहा है 4 और 4.5 के बीच में, और x के 4.5 है, तो u हमेशा बैकवर्ड में नेगेटिव होगा। ओके, u फाइंड कर लिया। अब बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है फॉरवर्ड से, हल्का सा डिफरेंस है, फॉर्मूला देख लो एक बार। ये है बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, काफ़ी सेम है। फ़र्क क्या है, डेल्टा की जगह उल्टा डेल्टा लिख देना, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये वाला है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। नंबर 2, जहाँ माइनस के साइंस हैं यू के साथ, वहाँ बैकवर्ड इंटरपोलेशन में पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे, यानी बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। वाई के डेल्टा वाई के ओ फैक्टोरियल 1 इंटू यू, डेल्टा स्क्वायर वाई के ओ फैक्टोरियल 2 इंटू यू प्लस 1, डेल्टा क्यूब वाई के ओ फैक्टोरियल इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2, डेल्टा 4 वाई के ओ फैक्टोरियल 4 है तो 4 से फैक्टोरियल, और 4 टर्म्स, और कोई माइनस का साइन नहीं है। इसमें माइनस होते हैं, इसमें माइनस नहीं होते, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, 4.25 फाइंड करना है, और y के मीन्स केयर थ्रो का y 23.75, डेल्टा y के 4.23 इंटू यू प्लस डेल्टा स्क्वायर y के 0.41 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू यू प्लस 1, डेल्टा क्यूब y के माइनस 0.16 यहाँ पे
over factorial 3 into u plus 1 u plus 2 delta 4yk this, ठीक है, और फैक्टोरियल 4 कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24 इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3। हर वैल्यू को अलग अलग सॉल्व करना है। 23.75 तो है, इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इस टर्म को सॉल्व करो, फिर इस टर्म को सॉल्व करो, फिर प्लस माइनस जो करना करो, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। अब मैं आपको बताया था आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। कैसे? जो x की वैल्यू थी 4.25 ये इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए 19.5 to 23.75 के बीच में। मेरा आंसर है 21.601, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड ये वाला डेल्टा इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस, दिस इज सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस, दिस इज थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस, दिस इज फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैकवर्ड डिफरेंस। Now the next is Newton's divided difference interpolation, and as I've already told you कि हम divided difference interpolation कब use करते हैं, जब जो हमारा independent variable वाला column है वो equidistant नहीं है, यानी unequal intervals पे है। So let us see an example. We are given with the following table, ठीक है, x की वैल्यूज हमें गिवन है एंड y ऑफ x की वैल्यूज गिवन है, एंड वी आर टू फाइंड y व्हेन x इज 3.5। नाउ सी, x इज गिवन टू अस 3.5 और हमें y निकालना है, इट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट। अब x इंडिपेंडेंट है, x की कॉलम को देखो, क्या x की कॉलम इक्विडिस्टेंट है? नो। 2.5 3, यहाँ 0.5 का डिफरेंस है, देन 3 से 4.5 1.5 का डिफरेंस हो गया, देन 4.5 से 4.75 मीन्स 0.25 का डिफरेंस है। सो डिफरेंसेस आर नॉट पीरियोडिक, दे आर नॉट इक्वल। सो इट मीन्स इस न्यूमेरिकल में हमने डिवाइडेड इंटरपोलेशन ही करना है, नो मैटर कि पॉइंट अपर हाफ में लाई कर रहा है कि लोअर हाफ में। इफ द पॉइंट्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट इट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ठीक है। और डिवाइडेड डिफरेंस कैसे करना है, नाउ लेट अस सी। Now since the independent variable is x and its column is tabulated at unequal intervals, so we'll use Newton's divided interpolation to interpolate the point. अब देखो न्यूटन्स डिवाइडेड इंटरपोलेशन कैसे करनी है। नंबर 1, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल था, कैसे? अपर ट्राइंगल ऐसा था ना, फॉरवर्ड डिफरेंस का बैकवर्ड का तो लोअर ट्राइंगल में था, देन फॉरवर्ड का अपर ट्राइंगल की फॉर्म में था टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस का, वैसे ही डिवाइडेड डिफरेंस का भी अपर ट्राइंगल की फॉर्म में होता है। नंबर 1 ये बात, ओके। नंबर 2, बनाना कैसे है टेबल। मैंने पॉइंट्स लिख दिए सारे, x की वैल्यूज लिख दी, y ऑफ x की वैल्यूज लिख दी, और y ऑफ x की वैल्यूज को मार्किंग कर दी y1 y2 y3 y4 एंड y5 फॉर माई कन्वीनियंस, फाइन। अब एक बात याद रखो, एक तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आप ये टेबल बना रहे हो इंटरपोलेशन का, तो आप लैंडस्केप यानी इस तरह अपनी शीट को करके, आंसर शीट को लैंडस्केप वे से करके फिर टेबल बनाओ, बिकॉज टेबल थोड़ा लंबा बन जाता है, ठीक है। नंबर 2, जब आप डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बना रहे हो ना, तो अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा खुला खुला लिखो, लाइक मैंने लिखा है, मैंने 3 कॉलम्स छोड़ के वैल्यूज़ लिखी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने डिवीजन भी करनी है, तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो हम ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे तो ईजी हो जाएगा, फाइन। सो मैंने x की कॉलम लिख ली एंड y ऑफ x की कॉलम लिख ली, एंड y1 y2 y3 y4 y5 मार्किंग कर दी, ओके। नाउ फर्स्ट कॉलम विल बी डेल्टा डी वाई। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस में हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे? वी यूज डेल्टा ऑपरेटर, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस में हमने कौन सा यूज किया? उल्टा डेल्टा, डेल्टा को उल्टा कर दिया, दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और डिवाइडेड में हम कौन सा यूज करते हैं? वी यूज डेल्टा, और सबस्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं डी, फाइन। So delta D is the first order divided difference operator. Then delta square D, ये क्या होगा? ये second order divided difference operator होगा. Then delta cube D means third order divided difference operator, and delta 4D means fourth order divided difference operator, ठीक है। So divided difference operator हम कैसे denote करते हैं? By delta और उसके subscript में D लिख के, D means divided, fine, okay। अब क्योंकि इसका टेबल अपर ट्राइंगल की फॉर्म में है, इट मीन्स जो डेल्टा डी वाली कॉलम होगी उसमें एक नंबर, एक वैल्यू कम होगी, लाइक नंबर ऑफ वाइज आर 1 2 3 4 5, तो डेल्टा डी वाई में कितनी वैल्यूज होंगी? 4।
डेल्टा डी वाई वन, डेल्टा डी वाई टू, डेल्टा डी वाई थ्री एंड डेल्टा डी वाई फोर। फाइन। और डेल्टा स्क्वायर डी वाई की बात करें तो इसमें 3 हो जाएंगी, डेल्टा स्क्वायर डी वाई वन, डेल्टा स्क्वायर डी वाई टू, डेल्टा स्क्वायर डी वाई थ्री। एंड अगर डेल्टा क्यूब की बात करें तो 2 रह जाएंगी, डेल्टा क्यूब डी वाई वन, डेल्टा क्यूब डी वाई टू। और अगर डेल्टा 4 की बात करें तो इसमें एक ही वैल्यू रह जाएगी, डेल्टा 4 डी वाई वन। और जब एक ही वैल्यू रह जाती है तो टेबल वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके। और एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जितनी वैल्यूज़ हैं, लाइक वी आर हैविंग 5 वैल्यूज़, तो हमारे पावर 4 तक जाएगी। ठीक है, एक कम। फाइन, ओके। अब फॉर्मूला क्या है डेल्टा डी निकालने का? जितने भी डेल्टा डी वाइज हैं इनको निकालने का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से समझो। फॉर द न्यूमरेटर, पहले मैं न्यूमरेटर समझाऊंगी। न्यूमरेटर में हम y वैल्यूज यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में वील यूजिंग द x वैल्यूज। अब तक आपने देखा है बैकवर्ड हो जाए चाहे फॉरवर्ड हो जाए, इसमें हम x की वैल्यू यूज नहीं करते थे टेबल में, हम सिर्फ y's को यूज करते थे, है ना। लेकिन डिवाइडेड में हम x की वैल्यू को भी यूज करेंगे टेबल बनाने के लिए इन द डिनोमिनेटर पार्ट। कैसे? नाउ डेल्टा डी वाई वन है तो y2 माइनस वाई वन न्यूमरेटर में, डेल्टा डी y2 है तो y3 माइनस वाई टू, क्योंकि इस कॉलम को बनाने के लिए वील बी यूजिंग द प्रीवियस कॉलम, यानी ये वाली कॉलम जो मैं गिवन है। ठीक है, डेल्टा डी y3 में y4 माइनस वाई थ्री, डेल्टा डी y4 में y5 माइनस वाई फोर। इसीलिए तो डेल्टा डी y5 नहीं है, क्योंकि उसमें y6 माइनस वाई5 आ जाता है और y6 तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, सो ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर कैसे बनाना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। डिनोमिनेटर पहली बात x की वैल्यूज का होगा। कैसे बनेगा ये देखो। डिनोमिनेटर में देखो, ध्यान से देखो। नाउ सी, इसकी पावर कितनी है? अगर डेल्टा की बात करें द पावर इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 इज 2, सो x2 माइनस जो y के साथ सब्सक्रिप्ट है 1, x1। सी हियर 1 प्लस 2 3 माइनस x2, 1 प्लस 3 4 माइनस x3, क्योंकि y के साथ 3 है। ओके, 1 प्लस 4 5 माइनस x4। एक बार ये बनाना आ जाए उस पर तो वैल्यूज ही पुट करनी है। y2 इज 11.45 माइनस y1 इज 8.85 डिवाइडेड बाय x2 इज 3, देन x1 इज 2.5। इसको सॉल्व कर लो, वी गेट 5.2। सिमिलरली मैंने सभी वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। डिनोमिनेटर कैसे निकालना, इसको ये आपको और क्लियर होगा, हम अगली कॉलम्स में करेंगे। ठीक है, नाउ ये हमने डेल्टा डी वाई की कॉलम बना ली विच हैड 4 वैल्यूज। अब हमने डेल्टा स्क्वायर डी वाई की कॉलम बनानी, इसमें 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा स्क्वायर डी वाई वन। आपको पता है पिछला कॉलम यूज होगा, यानी डेल्टा डी वाई वाला कॉलम यूज होगा इसमें। ठीक है, तो कैसे यूज होगा? सी, डेल्टा स्क्वायर डी वाई वन है, सो डेल्टा डी वाई टू यानी दिस माइनस डेल्टा डी वाई वन फॉर द न्यूमरेटर पोर्शन। डेल्टा स्क्वायर डी वाई टू मीन्स डेल्टा डी वाई थ्री माइनस डेल्टा डी वाई टू। डेल्टा स्क्वायर डी वाई थ्री मीन्स डेल्टा डी वाई फोर माइनस डेल्टा डी वाई थ्री। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको इजी लगने लग जाएगा। एंड फॉर द डिनोमिनेटर मैंने आपको कैसे सिखाया था, हमने क्या करना है? पावर प्लस सब्सक्रिप्ट 2 + 1 3 माइनस जो सब्सक्रिप्ट है x1, 2 + 2 4 x4 माइनस जो सब्सक्रिप्ट है x2, 2 + 3 5 माइनस जो सब्सक्रिप्ट है x3। फाइन, तो वैल्यूज पुट करो। डेल्टा डीज की वैल्यूज इस कॉलम से आ जाएंगी, x की वैल्यूज x की कॉलम से आ जाएंगी। वैल्यूज पुट करो, वील गेट ऑल डेल्टा स्क्वायर डी वाईज। फाइन, अब डेल्टा क्यूब डी वाई बनाने के लिए क्या करेंगे? सिमिलरली फॉर्मूला वैसे ही होएगा और हम पिछली कॉलम को यूज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर डी वाई वन कैसे आएगा? डेल्टा स्क्वायर डी वाई टू माइनस डेल्टा स्क्वायर डी वाई वन। ये डेल्टा क्यूब डी वाई वन का फॉर्मूला है न्यूमरेटर का। देन डेल्टा क्यूब डी वाई टू का क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर डी वाई थ्री माइनस डेल्टा स्क्वायर डी वाई टू। और डिनोमिनेटर कैसे बनाना है? 3 + 1 4 x4 माइनस सब्सक्रिप्ट x1, 3 + 2 x5 माइनस सब्सक्रिप्ट x2 और वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, एंड लास्ट हमने डेल्टा 4 डी वाई भी बनाना है। कैसे बनेगा? सोचो, 4 का बनाना है तो 3 वाली कॉलम यूज करेंगे, क्यूब वाली। सो डेल्टा क्यूब डी वाई टू माइनस डेल्टा क्यूब डी वाई वन ओवर
4 + 1 5 x5 माइनस सबस्क्रिप्ट x1। तो जस्ट हमें ये आना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला बनाना है और फिर तो वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। टेबल बन गया। अभी तक हमने जस्ट टेबल बनाया है, अभी हमने ये वैल्यूज नहीं फाइंड की y ऑफ 3.5। इसके लिए वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस के केस में हमने सबसे पहले u फाइंड किया था। और u कैसे फाइंड करते थे? x माइनस एक्स के ओवर h, ठीक है। h क्या था? h था कि कितने इंटरवल्स का डिफरेंस है x की वैल्यूज का। लेकिन यहाँ तो वैल्यूज इक्विडिस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब हम h फाइंड ही नहीं कर सकते। h नहीं ना फाइंड कर सकते बिकॉज वैल्यूज इक्विडिस्टेंट नहीं है, किसी का डिफरेंस कुछ है, किसी का डिफरेंस कुछ है। सो इट मीन्स डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूला में u होगा ही नहीं। सी फॉर्मूला क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस का? मैं आपको फॉर्मूला वाला पेज निकाल के बताती हूँ। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन इज दिस, y ऑफ x इक्वल्स टू k थ्रू का डेल्टा y। मैं आपको बताऊंगी k थ्रू कैसे निकालनी है इसमें, ठीक है। देन डेल्टा dy के x माइनस एक्स के, सी देयर इज नो u, ठीक है। देन डेल्टा स्क्वायर dy के x माइनस एक्स के प्लस 1, डेल्टा क्यूब dy के, अब देखो 3 है क्यूब है तो 3 वैल्यूज आएंगी, x माइनस एक्स के इंटू एक्स माइनस एक्स के प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स के प्लस 2। और अगर हम बनाना चाहें डेल्टा 4 dy के का फॉर्मूला, डेल्टा 4 dy का, तो क्या बनेगा? बिकॉज पावर इज 4, सो 4 टर्म्स आएंगी, x माइनस एक्स के प्लस 1, x माइनस एक्स के प्लस 2 एंड x माइनस एक्स के प्लस 3 प्लस सो ऑन, जितना भी हमारा इलेबोरेट हो रहा है फॉर्मूला। फाइन। सो नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल। सबसे पहले केयर थ्रो कैसे निकालनी है? अब सेम फॉरवर्ड की तरह, बिकॉज अपर ट्रायंगल में टेबल है फॉरवर्ड की तरह, तो फॉरवर्ड में हम कौन सी रो को केयर थ्रो बनाते थे? जिन दो नंबर्स के बीच में हमारा इंटरपोलेशन वाला नंबर लाई कर रहा है, हम ऊपर वाली रो को केयर थ्रो बनाते थे। बैकवर्ड में हम नीचे वाली रो को केयर थ्रो बनाते थे। डिवाइडेड में भी हम ऊपर वाली को बनाएंगे क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है। टू फाइंड y ऑफ 3.5, सिंस 3.5 लाइज बिटवीन 3 एंड 4.5, सी 3.5 कहाँ लाई कर रहा है? 3 एंड 4.5 के बीच में, तो हम केयर थ्रो कौन सी बनाएंगे? अपर वाली थर्ड रो को केयर थ्रो बनाएंगे, जिसमें x की वैल्यू 3 है, इसको केयर थ्रो बनाएंगे। सो मेक अपर रो एज द केयर थ्रो, दैट इज 3 एज द केयर थ्रो। 3 वाली रो को हम केयर थ्रो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम केयर थ्रो को ना सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। सो जो हमारी केयर थ्रो है इसको हम एक सर्कल में डाल देते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को आराम से देख सकें और हमें पता लग सके कि हमारा फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा। देखो कि जो 3 वाली रो है इसमें डेल्टा डी है, डेल्टा स्क्वायर डी है और डेल्टा क्यूब डी भी है, लेकिन इसमें डेल्टा 4d नहीं है सेकेंड वाली में, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्यूब तक जाएगा। सो अब हमने फॉर्मूला लिख लिया क्यूब तक। कैसे लिखा फॉर्मूला? y ऑफ x इक्वल्स टू वाई के प्लस डेल्टा डी वाई के इंटू एक्स माइनस एक्स के प्लस डेल्टा स्क्वायर डी वाई के एक्स माइनस के प्लस 1 प्लस डेल्टा क्यूब डी वाई के एक्स माइनस एक्स के प्लस 1 एक्स माइनस एक्स के प्लस 2 प्लस सो ऑन। लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमारा टेबल तो वैसे ही डेल्टा क्यूब डी तक की जा रहा है, तो फॉर्मूला इतना ही है। नाउ जस्ट पुट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। y ऑफ x इज 3.5 जिस पे हमने इंटरपोलेट करना है, इक्वल्स टू y ऑफ k, के थ्रो का y। व्हाट इज के थ्रो का y? 11.45। देन डेल्टा डी वाई के थ्रो का डेल्टा डी वाई, के थ्रो का डेल्टा डी वाई 6.14। सो 6.14 इंटू एक्स, एक्स इज 3.5 माइनस के थ्रो का x, के थ्रो का x इज 3, फाइन, प्लस डेल्टा स्क्वायर डी वाई के थ्रो का डेल्टा स्क्वायर डी वाई दैट इज 1.497, फाइन, इंटू एक्स माइनस एक्स के प्लस 1, के प्लस 1 मीन्स के थ्रो की अगली वाली कॉलम, अगली वाली रो का x, के प्लस 1 का x दैट इज 4.5। दिस इज एक्स के, दिस एक्स के प्लस 1, दिस इज एक्स के प्लस 2, दिस इज एक्स के प्लस 3, ठीक है। सो जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं एंड बी सॉल्व, और आपने टर्म बाय टर्म सॉल्व करना है। पहले इसको अलग सॉल्व करो, इस वाली को अलग सॉल्व करो, इसे अलग सॉल्व करो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है वो करो, देन राइट द आंसर, ठीक है। साथ एकदम से नहीं करना बिकॉज मिस्टेक हो सकती है, और आपको पता है न्यूमेरिकल मेथड है ही सारा कैलकुलेशन के बेस पर। एक आपको तरीका आना चाहिए, नंबर 2 आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए,
Fine. So this was all about divided difference interpolation. So with this, the methods, 3 methods of Newton's interpolation, they are completed. और Lagrangian हमने पहले कर लिया था. So we are finished with the interpolation topic. लेकिन अभी मैं ख़त्म नहीं करूँगी. अभी मैंने आपको कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स करवाने हैं जो एग्जाम्स में आ जाते हैं. ये तो सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, जस्ट आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए. एग्जाम्स में मोस्टली सिंपल आते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं. मेथड यही है करने का, बस उस न्यूमेरिकल में हल्का सा कुछ ट्रिक लगाना होता है, वो मैं आपको अब करवाने वाली हूँ. फाइन. वो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करवाने के लिए आई विल बी रेफरिंग टू द न्यूमेरिकल मेथड एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बाय नीरज आनंद. नीरज आनंद इज द ऑथर. और मैंने ये देखा है कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो डिटो स्टेटमेंट भी यही आ जाती है, फिगर्स भी यही आ जाती हैं, इसी बुक से ही आते हैं ज़्यादातर. ठीक है, इसलिए मैंने ये बुक अब रेफर कर रही हूँ कि आपको मैं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स इंटरपोलेशन के करवा सकूँ. फाइन. ओके, नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल. The table gives a distance in nautical miles of visible horizon for the given heights in feet above earth surface. ये कहानी को इतना समझने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट देखो आपको टेबल में क्या गिवन है. वी आर गिवन, फर्स्ट कॉलम हमें हाइट की गिवन है एंड सेकंड कॉलम हमें डिस्टेंस की गिवन है. तो अभी हमें ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली कॉलम कौन सी और डिपेंडेंट वाली कौन सी है. ठीक है, फिलहाल हमें इतना पता है कि वी आर गिवन विद द हाइट कॉलम एंड डिस्टेंस कॉलम. फाइन. नाउ calculate the value of distance s when height is this and when height is this. So this numerical consists of 2 parts. A part जब height 218 feet है और B part जब height 410 feet है. तो दोनों पार्ट हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. लाइक ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, अब देखो, अब हमने फाइंड करना होता है सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. जो चीज़ हमें गिवन होती है, हमें क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है. सो इट मीन्स हाइट की कॉलम इंडिपेंडेंट है, यानी इसको हम x कह सकते हैं और y डिस्टेंस वाली कॉलम को हम y कह देंगे जो डिपेंडेंट है. यानी हमें क्या फाइंड करना है, वी आर टू फाइंड y ऑफ 218 इन द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट वी आर टू फाइंड y ऑफ 410. सो सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि इंडिपेंडेंट कॉलम कौन सी है. ज़रूरी नहीं है जो पहले लिखी है कॉलम वो इंडिपेंडेंट होगी. हो सकता है डिस्टेंस पहले लिखा होता फिर हाइट की कॉलम होती. तो हमने ये देखना है कि हमें गिवन क्या है. हमें हाइट गिवन है, सो हाइट की कॉलम इंडिपेंडेंट है और वाई की कॉलम उस पर डिपेंडेंट है. ठीक है, ओके. अब जब इंडिपेंडेंट कॉलम देख ली तो अब हमने देखना है कि क्या, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं 218 वाला. ठीक है, चलो अब हमने इंडिपेंडेंट कॉलम को देखना है क्या इंडिपेंडेंट कॉलम इक्विडिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि हमने न्यूटन्स का कौन सा मेथड यूज़ करना है. क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हम लैग्रेंजियन तो यूज़ करने वाले हैं नहीं, बिकॉज देयर आर मैनी पॉइंट्स. लैग्रेंजियन मैक्सिमम 4 पॉइंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स तक यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाएगा. और हमें कहा ही नहीं हुआ यहाँ पर कि हमने लैग्रेंजियन या न्यूटन्स करना है, तो बेटर वी गो फॉर न्यूटन्स मेथड. फाइन. ओके, नाउ एक्स हाइट कॉलम इज इंडिपेंडेंट कॉलम. हाइट कॉलम को देखो क्या ये इक्विडिस्टेंट है. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. येस, दिस कॉलम इज इक्विडिस्टेंट. इट मीन्स हम इसमें या तो फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे या बैकवर्ड. अब ये चीज़ कौन बताएगा, ये हमारा पॉइंट बताएगा जिस पर हमने इंटरपोलेट करना है. तो हम ए पार्ट कर रहे हैं. ए पार्ट में पॉइंट है 218. इस टेबल का अगर मिड देखें तो 250 है. ठीक है, और 218 अपर हाफ में लाई कर रहा है इस साइड. अगर हम पॉइंट्स को इस तरह लिखें तो 218 जो है मिड से ऊपर लाई कर रहा है, अपर हाफ में लाई कर रहा है. फाइन. तो इसका मतलब हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो क्या किया हमने, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का टेबल बना लिया. मैं इसकी पिक्स आपको भेजूंगी PDF बना के. ठीक है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का टेबल बना लिया और वैल्यू इज 218. 218 जो है 200 और 250 के बीच में लाई कर रही है. अपर वाली रो को केयर थ्रो बनाते हैं, सो 200 वाली रो को हम केयर थ्रो बनाएंगे. इस रो को हम सर्कल कर लेते हैं. Now this is our kth row. Okay, now we'll be using this row for putting values in the formula. फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस का है तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे. इस बुक में हल्का सा डिफरेंट वे से किया हुआ है इन्होंने, हमने इस तरीके से नहीं करना, आपने जैसे मैंने करवाया वैसे करना है. सबसे पहले आप u फाइंड करोगे बाय द फॉर्मूला x माइनस एक्स के ओवर h. x इज 218, xk इज 200
डिवाइडेड बाय h इज 50, ठीक है। u आ गया, देन u में फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करो, आपको सारा आता है करना, ठीक है। सो इसमें नई बात ये थी कि इसमें x और y नहीं दिया हुआ, हाइट और डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको खुद ढूंढना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x बोल देना है, और जो डिपेंडेंट है उसको y कह देना है, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, और इसका आंसर आपका आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, द आंसर विल बी 15.7. Fine. Now for the second part क्या है? 410. We have to find y of 410. Okay. Now since independent variable are equidistant, ठीक है, that is tabulated in equidistant points, and 410 lies in lower half of the table. अगर हम टेबल को इस तरह लिखें तो 410 नीचे आ रहा है, लोअर हाफ, सो इट मीन्स ये बैकवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है, और ये एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल है, क्योंकि 410 400 से नीचे आ रहा है, ठीक है। सो इसमें हम बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, 410 जब हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया, ठीक है, अब हमने केयर थ्रू सेलेक्ट करनी होती है। तो हम बैकवर्ड डिफरेंस में कैसे केयर थ्रो सेलेक्ट करते हैं? हम नीचे वाली कॉलम को केयर थ्रो बनाते हैं। अब 410 तो यहाँ है 400 के बाद, तो 410 से नीचे तो कोई रो ही नहीं है, तो अब केयर थ्रो किसको बनाएंगे? तो क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल है, तो इसमें हम लास्ट रो को यानी 400 वाली को केयर थ्रो बनाएंगे। सी, सबसे पहले हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया, फाइन, और 410 लाइज आफ्टर 400, तो हमने लास्ट रो को केयर थ्रो बना लिया, तो हम इस रो को, लास्ट रो को सर्कल कर देंगे, एंड दिस इज आवर केयर रो, और इसको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। देन u फाइंड करेंगे, x माइनस एक्स के ओवर h, x इज 410, एक्स के इज 400 ओवर 50, इसमें u पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल था और हमने ऊपर वाली रो को केयर थ्रो बनाया, ठीक है। चाहे ये बैकवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है, लेकिन हम 400 वाली को, ऊपर वाली रो को, 410 से ऊपर वाली रो को केयर थ्रो बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 410 से नीचे कोई रो ही नहीं है, तो हम लास्ट रो यानी 400 वाली को केयर थ्रो बनाएंगे एक्स्ट्रापोलेशन के केस में। इसी तरह सपोज इस न्यूमेरिकल में एक और पार्ट होता और हमें कहा जाता फाइंड y ऑफ 50 फाइंड करना होता, तो 50 भी एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल होता, क्योंकि 100 से पहले लाई कर रहा है, अपर हाफ में कर रहा है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस बनाना है, ठीक है। और फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में हम कौन सा रो को केयर थ्रो बनाते हैं? ऊपर वाली, लेकिन 50 से ऊपर तो कोई रो ही नहीं है, तो हम फर्स्ट रो को केयर थ्रो बनाएंगे। सो ये डिफरेंस है। अगर एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल आ जाए तो हमारा कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, कि केयर थ्रो को फॉरवर्ड डिफरेंस में ऊपर वाली रो को बनाना है और बैकवर्ड में नीचे वाली को बनाना है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल में अगर फॉरवर्ड का न्यूमेरिकल है, यानी पॉइंट पहली वैल्यू से भी छोटा है, तब फर्स्ट रो को केयर थ्रो बनाएंगे, यानी नीचे वाली रो को फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में जैसे हमने देखा था 410 था, तो हमने ऊपर वाली 400 वाली रो को केयर थ्रो बनाया था। इस बात को याद रखना है, ठीक है। सो इसका आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे विद द बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, सो वी विल गेट द आंसर एज 21.53। क्लियर? ओके, नाउ लेट मी डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल विद यू। दिस न्यूमेरिकल, the following table gives the population of a town during last 6 years. Okay, compute the population in the year 1978 using Newton's interpolation technique. Okay, now देखो Newton's interpolation technique कितना गिवन है, ये इसका मतलब Lagrangian नहीं यूज करनी, और वैसे भी हम Lagrangian यूज नहीं करते क्योंकि टेबल बड़ा है, 4 या 5 वैल्यूज मैक्सिमम नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि न्यूटन्स का कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया कि पॉपुलेशन इन द ईयर 1978 फाइंड करनी है। टेबल हमें गिवन है कि 1970 में पॉपुलेशन वाज 7000, इन 1975 इट वाज 11,000, 1980 85, 1995 में हमें पॉपुलेशंस गिवन है, और हमें पूछा गया 1978 में कितनी है। तो हमें ईयर गिवन है, इट मीन्स ईयर की कॉलम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये x है, और दूसरी कॉलम जो हमारी डिपेंडेंट है दैट इज y, ठीक है। यानी वी आर टू फाइंड y ऑफ 1978। फाइन, तो हमने क्या करना है इसमें, हमने अब देखना है कि क्या x की कॉलम इक्विडिस्टेंट है कि नहीं है।
1970, 75, 80, 85, 90, 95। यस, एक्स की कॉलम इक्विडिस्टेंट है। इट मीन्स या तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करने वाले हैं या बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड करने के बैकवर्ड वो पॉइंट बताएगा। पॉइंट मिड अगर मिडिल करें टेबल का तो मिडिल यहाँ पर है 1980 और 85 के बीच में, दिस इज द मिडिल। अब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है 1978। अगर टेबल को मैं इसे टैबुलेट कर लूँ तो पॉइंट 1978 अपर हाफ में लाई कर रहा है। इट मीन्स ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया। ठीक है, आपने डेल्टा वाई वाई स्क्वायर ऐसे लिखना है, जैसे मैंने आपको करवाया लिखना वैसे, करना वैसे। ठीक है, ये जस्ट स्टेटमेंट्स में अलग अलग करवा रही हूँ आपको। ठीक है, देन वी आर टू फाइंड यू, फिर हम यू फाइंड करेंगे। फाइन यू फाइंड करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एंड वील गेट द आंसर 12.77। और मैंने आपको कहा था कि आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक हो सकता है कि नहीं। कैसे? देखो, हमने कौन से ईयर में फाइंड करनी थी पॉपुलेशन? इन द ईयर 1978। 1978 लाइज बिटवीन 1980 एंड 1975। तो पहली बात तो हमने 1975 को के थ्रू बनाई होगी इसमें। ठीक है, और 1975 और 1980 के बीच में है ना 1978, और इन दोनों की पॉपुलेशन 11 और 14, यानी हमारा आंसर भी 11 और 14 के बीच में ही होना चाहिए। तो हमारा आंसर है 12.77। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। फाइन। So now let me discuss another numerical with you. This one, the following gives the melting point of alloy of lead and calcium, where T is the temperature in degrees Celsius and G is the percentage of lead in the alloy. So इतना मैंने आपको कहा कि इतनी स्टोरी हमने नहीं पढ़नी कि क्या चीज़ है। जस्ट टेबल देखो, टेबल में एक कॉलम है जी की, दैट इज इन परसेंटेज, और जी किसे कह रहे हैं? जी कह रहे हैं परसेंटेज को, एंड वन इज टी जो टेम्परेचर की कॉलम है। ठीक है, सो एक परसेंटेज की कॉलम गिवन, एक टेम्परेचर की कॉलम। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट कौन सा है, वो हमें कौन बताएगा? वैल्यू बताएगी। फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय कंटेनिंग 74% ऑफ लेड। सो हमें परसेंटेज गिवन है और हमें टेम्परेचर फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर फाइंड करना है जब परसेंटेज कितनी है 74, यानी जो परसेंटेज वाली कॉलम है ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम है एक्स की, और दूसरी कॉलम डिपेंडेंट वेरिएबल की वाई की। यानी हमें क्या फाइंड करना है? वाई ऑफ 74 फाइंड करना है। ठीक है, सो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली कॉलम इक्विडिस्टेंट है? 50, 60, 70, 80, येस, दैट इज इक्विडिस्टेंट। और पॉइंट लोअर हाफ में लाई कर रहा है, सो ये बैकवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है। सो इसको बैकवर्ड डिफरेंस से सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा 286.96 डिग्री सेल्सियस। यानी ये आपका आंसर आएगा। और डिग्री सेल्सियस आपने कैसे लगा दिया? बिकॉज हमने टेम्परेचर फाइंड करना है वो डिग्री सेल्सियस में, तो हमने आंसर के साथ यूनिट्स लगा दिए। ठीक है, नाउ अनदर न्यूमेरिकल, सी द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज। ये सब न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो उसमें सॉल्यूशंस भी होंगे, लेकिन आप न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को कॉपी पे लिख के उसको खुद सॉल्व करोगे। बुक वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, आपने अपना तरीका यूज़ करना है। जो मैंने आपको करवाया बुक में डिफरेंट है, हाँ आंसर ज़रूर सेम आएगा आपका। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ वाई विच आर कंसेक्यूटिव terms of series of which 36.2 is the 7th item. Okay, so हमें देखो टेबल में क्या गिवन है कि 3 वैल्यू पे y 4.8 है, 4 पर इतना है, 5, 6, 7, 8, 9 पर इतना है। फाइंड द फर्स्ट एंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज, दिस इज द न्यूमेरिकल। यानी जब x की वैल्यू 1 है तब इंटरपोलेट करो, एंड जब x की वैल्यू 10 है तब इंटरपोलेट करो। यानी ये दोनों पार्ट्स 1 और 10 एक्स्ट्रापोलेशन के हैं। और हमें ये 1 और 10 गिवन है, यानी x की वैल्यूज गिवन है, x इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कॉलम इक्विडिस्टेंट है। जब 1 फाइंड करना है, सो ये है फॉरवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल। ठीक है, और 1 जो है वो 3 से पहले लाई कर रहा है, तो 3 वाली रो को के थ्रू बनाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल है। क्योंकि 1 से तो ऊपर कोई रो नहीं है, फॉरवर्ड में हमेशा ऊपर वाली रो को के थ्रू बनाते हैं। लेकिन जब हमने फर्स्ट यानी x की वैल्यू 1 पे जब फाइंड करना है, यहाँ पे इंटरपोलेट करना है, तो इसके ऊपर वाली रो तो कोई रो ही नहीं है, सो हम फर्स्ट रो को के थ्रू बनाते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक्स्ट्रापोलेशन में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जब x की वैल्यू 1 है उसको फाइंड एक्स्ट्रा हमने किया यहाँ न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से, और उसका आंसर आएगा आपका 3.1। y ऑफ 1 इज 3.1। ठीक है, और जब 10 फाइंड करना है, 10 तो 10 भी एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल है क्योंकि ये लोअर हाफ में लाई कर है 10 पॉइंट, सो ये बैकवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है,
और हमने इसमें बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाना है, फाइन। और 10 से नीचे वाली रो को केयर थ्रो बनाना है, लेकिन 10 से नीचे तो कोई रो ही नहीं है, बैकवर्ड में नीचे वाली रो को बनाते हैं, लेकिन ये 10 के नीचे रो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल है, तो हम लास्ट रो को केयर थ्रो बनाएंगे, ये 9 वाली, फाइन। तो इसका आंसर आएगा 100, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल is applying the Newton's interpolation technique, compute the value of under root of 5.5. Given that square root of 5 is this, square root of 6 is this, square root of 7 is this, square root of 8 is this. हमें 5, 6, 7, 8 पर ये वैल्यूज गिवन है और हमें 5.5 पे फाइंड करनी है। सो टेबल कैसे बनाया हमने? 5, 6, 7, 8 ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है, और 5.5 पे फाइंड करनी है। सो इट मीन्स x की कॉलम इंडिपेंडेंट है और y ऑफ x की कॉलम डिपेंडेंट है। ये y ऑफ x की वैल्यूज हैं और हमें किस पे फाइंड करना है? 5.5 पे, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है x की वैल्यूज और 5.5 अपर हाफ ऑफ द टेबल में लाई कर रहा है। सो ये फॉरवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है, तो इसको आप फॉरवर्ड डिफरेंस से सॉल्व करोगे। इसमें आपने अंडर रूट कुछ नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यूज गिवन है। इसको आपने नॉर्मल वैल्यूज की तरह ट्रीट करना है कि 5 पर इतनी वैल्यू है, 6 पर इतनी है, 7 पर इतनी है, 8 पर इतनी है, तो 5.5 पे कितनी है। तो अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट का की वैल्यूज दी हुई हैं। टेबल भी अंडर रूट का बनेगा। जब आप 5.5 पे इसको इंटरपोलेट करोगे, जो आंसर आएगा वो अंडर रूट का अपने आप ही आएगा, ठीक है। जो आपका यानी 5.5 पे जो आंसर आया, दिस वन 2.345, ये अंडर रूट का ही आंसर है। आपने अंडर रूट नहीं लेना, आपने जस्ट इसको इंटरपोलेशन की तरह सॉल्व करना है, दैट्स इट, फाइन। नाउ वन मोर न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस। गिवन द फॉलोइंग टेबल, हमें ये टेबल गिवन है एंड वी आर टू फाइंड वाई एफ ऑफ 9। देखो 9 पे गिवन है, 9 पे पूछा गया, इट मीन्स एक्स वाली कॉलम इंडिपेंडेंट है और वाई की डिपेंडेंट है, फाइन। अब इंडिपेंडेंट वाली कॉलम क्या इक्विडिस्टेंट है? 5, 7, 11, 13, 17, नो। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली कॉलम है वो इक्विडिस्टेंट नहीं है, इट मीन्स ये डिवाइडेड इंटरपोलेशन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो हमने इसमें डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बनाना है। सो सिंपल, हमने डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बनाया, ठीक है। x की वैल्यूज लिखी, 5 is 7, 11, 13, 17, y ऑफ x की वैल्यूज लिखी और डेल्टा डीज फाइंड कर लिए। और हमने फाइंड करना था y ऑफ 9 पे, 9 लाइज बिटवीन 7 एंड 11। सो हम 7th वाली रो को केयर थ्रू बनाएंगे और इसमें वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देंगे, फाइन। सो आंसर आएगा 810। आपने इनको सॉल्व करके देखना है, फाइन। नाउ अनदर न्यूमेरिकल। Given the following table, values are 4, 5, 7, 10, 11, 13 और f of x की values भी given है। We are to find f of 8, fine। So 8 given है यानी x की value given है, यानी x की कॉलम हमारी independent variable की कॉलम है। और independent variable की कॉलम क्या इक्विडिस्टेंट है? 4, 5, 7, 10, 11, 13, नो। सो इट मीन्स ये भी डिवाइडेड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है और हमें f of 8 फाइंड करना है। So 8 lies between 7 and 10. So it means 7 वाली रो को हम केयर थ्रो कंसिडर करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसको अपने डिवाइडेड डिफरेंस के तरीके से सॉल्व करना है। इसका आपका आंसर आएगा 428, फाइन। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का न्यूमेरिकल और ये एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। सी द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल calculate number of students who obtained marks less than 55 using Newton's method. Marks less than 55। और देखो ये पहली बार हमें इंटरपोलेशन के चैप्टर में इस तरह का टेबल गिवन है जिसमें मार्क्स की कॉलम कंटिन्यूस सीरीज में गिवन है। अदरवाइज हमेशा x में वैल्यूज होती हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह y में भी वैल्यूज होती हैं। इसमें कंटिन्यूस सीरीज वाला गिवन है, तो ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। इसको कैसे सॉल्व करना है? सो सबसे पहले देखो हमें पूछा क्या गया है या हमें गिवन क्या? हमें ये गिवन है कि 40 to 50 मार्क्स लेने वाले 31 स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 to 60 मार्क्स आए, 51 स्टूडेंट्स के 60 to 70 मार्क्स आए एंड सो ऑन। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 55 से कम आए, लेस देन 55 आए? तो सिंपल, आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें लेस देन 55 पूछा गया है तो आपने इस कंटिन्यूस सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना है। आपको लेस देन को तो कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना आता है, वो आपने सीखा हुआ है मेजर्स ऑफ सैंडल एंड एनसी में, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज को लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें लेस देन 55 पूछा गया, तो हम अब टेबल को ही लेस देन की फॉर्म में बना लें और 55 पे इंटरपोलेट कर लें, तो जो वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली लेस देन 55 आएगी, क्योंकि वो लेस देन के टेबल से निकाली गई होगी। ठीक है, अगर पूछा जाता कितने स्टूडेंट्स के मोर देन 55 मार्क्स आए हैं, तो हम क्या करते, हम मोर देन का टेबल बनाते और 55 पे इंटरपोलेट करते, तो जो आंसर आता वो मोर देन का ही आता। तो हमें अभी लेस देन पूछा गया है, तो सबसे पहले वील कन्वर्ट दिस डेटा इनटू लेस देन फॉर्म। अब ध्यान से सुनो, लेस देन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हम 40 देखें, 40 से शुरू करें, तो लेस देन 40 लेने वाले मार्क्स कोई स्टूडेंट नहीं है, तो 40 को लिखने की जरूरत नहीं है। लेस देन 50 लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 31, जिनके 40 to 50 आए हैं वो लेस देन 50 में ही आ गए ना, 31। लेस देन 60 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? लेस देन 60 में 40 to 50 भी आ गए, 50 to 60 भी आ गए, सो लेस देन 60 लेने वाले 31 प्लस 42 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 73 स्टूडेंट्स। लेस देन 70 लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? सो लेस देन 70 में 40 to 50 भी आ जाएगा, 50 to 60 भी आ जाएगा, 60 to 70 भी आ जाएगा लेस देन 70 में। सो इट मीन्स लेस देन 70 लेने वाले 31 प्लस 42 प्लस 51। सो इस तरह हमारा टेबल बनेगा। सो टेबल देखो कैसे बना, टेबल ऐसे बना, मार्क्स लेस देन 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, लेस देन 50 वाले हैं 31, लेस देन 60 वाले 31 प्लस 42 73, लेस देन 70 वाले 31 प्लस 42 प्लस 51 दैट इज 124। इसी तरह लेस देन 80 और लेस देन 90 वाले। सो हमने अपना टेबल लेस देन फॉर्म में बना लिया। ठीक है, अब हमारा टेबल रेडी हो गया, अब हमारा डेटा रेडी हो गया। अब देखो अब हमने क्या करना है, अब हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा 55 पर, लेस देन का टेबल बना और हमें पूछा गया 55 पर। नाउ एक्स की कॉलम इक्वी डिस्टेंट है येस, और 55 अपर हाफ में लाई कर रहा है, इट मीन्स ये फॉरवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है। सो फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाया और 55 जो है 50 और 60 के बीच में लाई करता है, तो ये वाली कॉलम को हम केथ रो बना, ये रो को सॉरी इस रो को हम केथ रो बनाएंगे। ठीक है, और इससे हम अब 55 पर वैल्यू को इंटरपोलेट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? आंसर आया डेसिमल्स में 47.8672, लेकिन ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डेसिमल्स में नहीं होते, तो अप्रॉक्सीमेट कर लिया 48, क्योंकि जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो 5 से ग्रेटर है। अगर होता 47.23 या 33 या 43, फिर हम 47 आंसर लेते हैं, क्योंकि वो 5 से छोटा था पॉइंट से बाद, पॉइंट के बाद। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। अगर हमें मोर देन पूछा जाता, मोर देन 55 कितने हैं, तब हमने इस डेटा को मोर देन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। वो कैसे करना था वो भी देखो, मोर देन में कैसे कन्वर्ट करना था डेटा को, अगर हमें पूछा जाता मोर देन 55 कितने हैं। देखो मोर देन 90 मार्क्स लेने वाले कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मोर देन 80 वाले 31, मोर देन 70 मार्क्स लेने वाले उसमें ये भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, सो इन दोनों को प्लस करके मोर देन 60 मार्क्स लेने वाले ये तीनों आ जाएंगे, मोर देन 50 ये चारों, मोर देन 40 ये सारे। ठीक है, तो मोर देन का टेबल ऐसे बनना था। फाइन, सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल और ये एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, जो वो भी डिफरेंट टाइप का है, सी दिस वन, ध्यान से देखो। The following table gives salary of an engineer in accordance with its experience। कि स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है, मैं इसको स्टोरी कहती होती हूँ स्टेटमेंट को, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं होता। कहते हैं कि इंजीनियर की सैलरी उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली दी जाती है, इन ईयर्स, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एस्टिमेट यूजिंग न्यूटन इंटरपोलेशन टेक्निक द इंक्रीज इन सैलरी ऑफ इंजीनियर इन थाउजेंड, सैलरी थाउजेंड्स में है, ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस पीरियड फ्रॉम 56 to 58 ईयर्स। ठीक है, यानी हमने 56 से 58 ईयर्स इंजीनियर की सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ वो देखना है। अब देखो हमें टेबल क्या गिवन है, टेबल हमें गिवन है कि अगर उसको, जब इसको 1 साल का एक्सपीरियंस था तो उसकी सैलरी 12, ये थाउजेंड्स में सैलरी 12,000 थी। जब उसका 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया तो सैलरी इतनी हो गई, जब उसका 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया तो सैलरी इतनी हो गई, 31, 41, 51 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया तो सैलरी इतनी हो गई। तो बताओ 56 to 58 ईयर्स जब उसको एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ तो सैलरी कितनी इंक्रीज हुई। यानी इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले 56 पर इंटरपोलेट करना है, आंसर आएगा। फिर हमने 58 पर इंटरपोलेट करना है, आंसर आएगा। उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। ठीक है, सो और हमें ईयर्स गिवन है, सो ईयर्स वाली कॉलम इक्वी डिस्टेंट भी है, सो ये
या फॉरवर्ड का न्यूमेरिकल होगा या बैकवर्ड का। 56, 58 दोनों ही लोअर हाफ ऑफ टेबल में लाई कर रहे हैं, सो ये बैकवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल है। तो हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाया और ये एक्सट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल है। सो 51 वाली रो को हम के थ्रू बनाएंगे बिकॉज 56 और 58 के नीचे कोई रो ही नहीं है। तो अगर हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कंसिडर करें, यानी 56 को एक पार्ट मान लिया, 58 वाले को दूसरा, और दोनों को हमें सॉल्व करने के लिए बैकवर्ड इंटरपोलेशन करनी है बिकॉज दोनों ही लोअर हाफ में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बना लिया, उसके बाद फॉर फर्स्ट पार्ट 56 वाले का u फाइंड करेंगे। u का फॉर्मूला इज x माइनस एक्स के ओवर एच, ठीक है। x इज 56, x के इज 51 एंड h इज 10, 10 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो u आ गया और फिर उसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। देन 58 वाला करेंगे, उसमें अलग u आएगा और उसमें फॉर्मूले में अलग वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। आपका 56 पर एक आंसर आ गया, एक 58 पर आ गया, ठीक है। यानी 56 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इतनी सैलरी थी, 58 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इतनी सैलरी है। आप उन दोनों सैलरीज को जब माइनस कर दोगे तो आपको इंक्रीज आ जाएगा कि इतने से इतनी इंक्रीज हुई है। नाउ वन मोर न्यूमेरिकल फॉर योर प्रैक्टिस। The numerical is, from the following table, estimate number of students who obtained marks between 40 and 45. यानी हमें सबसे पहले 40 पे इंटरपोलेट करना है एंड देन 45 पे करना है, फाइन, और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमें डेटा कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में गिवन है। 30 to 40 मार्क्स लेने वाले इतने स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। सो इस तरह का टेबल हमें गिवन है, ठीक है। और हमें कहा गया बताओ 40 to 45 के बीच में कितने हैं। तो क्या करना है आपने, पहली बात मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस सीरीज को हम यूज़ नहीं कर सकते इंटरपोलेशन में। हमें इसे या तो लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मोर देन डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेस देन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपकी मर्जी, आप मोर देन में कर लो चाहे लेस देन में, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो मैंने क्योंकि बुक में लेस देन में किया तो मैं आपको लेस देन से समझा दूंगी। इस डेटा को हम सबसे पहले लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेस देन 30 कोई भी नहीं है, लेस देन 40 मार्क्स लेने वाले 31 स्टूडेंट्स, लेस देन 50 लेने वाले में ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, 31 + 42। लेस देन 60 लेने वाले में तीनों आ जाएंगे, 124। लेस देन 70 मार्क्स लेने वाले में सब ये चारों आ जाएंगे स्टूडेंट्स, सो 159। लेस देन 80 मार्क्स लेने वाले सारे ही हैं, सारे लेस देन 80 हैं, सो 190 आ गए, ठीक है। टेबल बन गया। अब देखो एक्स की कॉलम इंडिपेंडेंट है बिकॉज मार्क्स हमें गिवन है 40 एंड 45, और वो इक्विडिस्टेंट है, इट मीन्स या फॉरवर्ड का न्यूमेरिकल है या बैकवर्ड का। और 40 पे फाइंड करना है सबसे पहले। तो देखो 40 पे तो हमें सीधा ही गिवन है 31, सो 40 पे 31 इज ऑलरेडी गिवन, सो हमें 40 पे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 45 पे इंटरपोलेट करेंगे, 45 इन दोनों के बीच में लाई करता है, क्यों, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल हुआ बिकॉज अपर हाफ में लाई कर रहा है 45, और ऊपर वाली रो यानी ये वाली रो केथ रो है। फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे, u फाइंड करेंगे। u कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस एक्स के ओवर एच। x इज 45, x के इज 40 क्योंकि केथ रो है, और h इज 10, u आ गया। देन 45 पे यानी हम इंटरपोलेट कर लेंगे। 45 पे जब इंटरपोलेट करेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 48, आया था 47.87, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, दैट विल बी 48। तो 45 मार्क्स लेने वाले 48 स्टूडेंट्स हैं, 40 मार्क्स लेने वाले 31 स्टूडेंट्स हैं। तो 40 और 45 के बीच में मार्क्स लेने वाले कितने हुए, 48 माइनस 31, तो कितने बने, दे आर 17। 48 माइनस 31, 17 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स फ्रॉम between 40 and 45. Clear? Now another numerical of same type. The following are the marks obtained by 590 candidates in a certain examination. Find out the number of candidates who scored marks between 50 and 60 using Newton's formula. 50 और 60 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 और 60 के बीच में। तो हमें इसमें भी डेटा जो है कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन है, 0 to 20, 20 to 40, सो ऑन। सो सबसे पहले हम 50 पे इंटरपोलेट करेंगे, फिर 60 पर इंटरपोलेट करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। लेकिन इंटरपोलेट करने से पहले कंटिन्यूस सीरीज को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, या डेटा लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या मोर देन में। हम एज यूजुअल डेटा को लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो लेस देन 20 लेने वाले 250 स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 40 में दोनों आ जाएंगे, 370 हो गए। लेस देन 60 में ये तीनों आ गए, 470 हो गए। लेस देन 80 देन लेस देन 100 में हमने बना लिया, फाइन। अब हमें 50 पे चाहिए और 60 पर इंटरपोलेशन चाहिए। 60 पर तो ऑलरेडी गिवन है,
470, यानी 50 पर इंटरपोलेट करना है। और 50 जो है वो अपर हाफ में लाई कर रहा है, बिकॉज ये सेंटर है टेबल का, 50 अपर हाफ में लाई कर रहा है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनेगा। यू की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, 50 पर आ गया। 50 पर कितना आया? 50 पर आया 423.59 आया था। तो क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सो 424 हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। और हमें चाहिए था 60, 50 एंड 60 के बीच में। 60 में है 470, सो 470 माइनस 424 कितना आया? 470, फाइन, 60 पे। एंड 424 माइनस कर देंगे, 470 माइनस 424 आया 46। 46 इज द आंसर। बुक में गड़बड़ की हुई, उसने 40 to 50 का फाइंड किया हुआ गलती से, जबकि हमें 50 to 60 का पूछा गया। अगर 40 to 50 का पूछा जाता, हाँ, फिर ये आंसर ठीक था। ठीक है, बुक में मिस्टेक है। फाइन, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल फॉर योर प्रैक्टिस। और ये न्यूमेरिकल डिफरेंट है बाकी न्यूमेरिकल्स, ये डिफरेंट कंसेप्ट है, एक डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस फ्रॉम द फॉर्म द डिफरेंस टेबल ऑफ। अब हमें टेबल यानी वैल्यूज खुद बनानी है। हमें इक्वेशन गिवन x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7 फॉर द वैल्यूज ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, एंड देन फाइंड f ऑफ 10। समझ आया कुछ क्या करना है? हमें x की वैल्यूज गिवन है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। हमें y ऑफ x की वैल्यूज को खुद ढूंढना पड़ेगा। कैसे? x की वैल्यूज को यहाँ पुट करके, सबसे पहले x को 0 पुट करो तो y ऑफ x 7 आया, x को 1 पुट करो तो 13 आएगा, सॉरी 2, x को 4 पुट करेंगे तो 43 आ जाएगा इस इक्वेशन में। यानी हमें इस न्यूमेरिकल में टेबल नहीं गिवन, रादर हमें x की वैल्यूज और इक्वेशन गिवन है कि y ऑफ x की वैल्यूज को खुद फाइंड करना है। ठीक है, सो जैसे हमने वैल्यूज को खुद फाइंड किया, फिर तो न्यूमेरिकल वैसा ही होगा जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। और हमें फाइंड किस पे करना है? y ऑफ 10 पे, यानी x गिवन है, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी वैल्यूज इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे या बैकवर्ड, क्योंकि हमने 10 पे फाइंड करना है, तो ये लोअर हाफ में लाई करेगा 10, और एक्स्ट्रापोलेशन है। इस रो को हम केयर थ्रो बनाएंगे और आप आगे सॉल्व कर लोगे, आपको आता है सॉल्व करना। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा 757। इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल्स के जैसा ही था, बस फ़र्क ये था कि हमें x और y का टेबल नहीं गिवन था, हमें x की वैल्यूज़ और इक्वेशन गिवन थी y ऑफ x की, तो y ऑफ x हमें खुद निकालना था। वेरी सिंपल। अब बेटा जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी ये हल्के से डिफरेंट हैं। सी, द फॉलोइंग टेबल गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y की वैल्यूज गिवन है इस टेबल में। फॉर्म द डिफरेंस टेबल एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखो इसका क्या मतलब है, हमें देखो टेबल गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज भी हमें गिवन है, और हमें तो बताया ही नहीं गया किस पॉइंट पर इंटरपोलेट करना है। इस न्यूमेरिकल में कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ किस पर इंटरपोलेट करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का है। इसमें हमें किसी पॉइंट पर इंटरपोलेट नहीं करना, रादर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। उसने कहा है कि एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी इक्वेशन बताओ किस इक्वेशन से ये टेबल आया होगा। तो हमें x की वैल्यू नहीं गिवन जिस पे इंटरपोलेट करना है, तो करना क्या है? सिंपल, देखो हमें जब पॉइंट ही नहीं गिवन तो हमें कैसे पता कि फॉरवर्ड यूज करना है कि बैकवर्ड? हाँ, इतना पता लग गया, या फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड, क्योंकि x की वैल्यूज इक्विडिस्टेंट है। तो अब फॉरवर्ड का टेबल बनाना है कि बैकवर्ड का, वो तो पॉइंट ही बताता है ना, तो पॉइंट तो हमें गिवन ही नहीं है। तो इसमें हम अपने आप से अंदाजे से फॉरवर्ड का बना लेते हैं, आप बैकवर्ड का भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आंसर सेम आएगा। हमने फॉरवर्ड का टेबल बना लिया। टेबल बनाने के लिए तो हमें इंटरपोलेशन वाले पॉइंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमने फॉरवर्ड का टेबल बना लिया और हमने u की वैल्यू फाइंड की। अब देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें हमें पॉइंट नहीं गिवन, अगर मैं फॉरवर्ड का टेबल बनाती हूँ तो मैं फर्स्ट रो को केयर थ्रो बनाऊंगी हमेशा। अगर मैं बैकवर्ड का टेबल बनाती हूँ इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जिसमें हमें इक्वेशन पूछी गई है और मैंने बैकवर्ड का टेबल बना के उसको इक्वेशन को निकालना है, तो मैं लास्ट रो को केयर थ्रो बनाऊंगी जो सबसे लंबी रो होगी। मैंने फॉरवर्ड का बनाया तो मैं सबसे पहली वाली रो को केयर थ्रो बनाऊंगी, क्योंकि पहली वाली रो मैक्सिमम जाती है, डेल्टा क्यूब तक गई है पहली वाली रो। ठीक है, रादर ये डेल्टा 4 तक गई होगी, वो तो बाई चांस वैल्यू 0 हो गई ना, दिस माइनस दिस। ठीक है, सो मैंने फर्स्ट रो को केयर थ्रो बना दिया। फिर मैं u फाइंड करूंगी। u कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस एक्स के ओवर h, और x की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, तो मैं x को x ही रहने दूंगी। और x के कितना है? 0,
ओवर एच कितना है, इंटरवल्स इज एट द डिफरेंस ऑफ 1, ठीक है। सो यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स, ठीक है। अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ यू यूज़ होगा वहाँ वहाँ मैं एक्स पुट कर दूंगी। तो आप देखो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देखना। वाई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ना, वाई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉरवर्ड में वाई के प्लस डेल्टा वाई के और फैक्टोरियल 1 इंटू यू प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई के और फैक्टोरियल 2 इंटू यू माइनस 1, इस तरह फॉर्मूला है ना। तो यू की जगह तो आप एक्स लिखी जाओ और बाकी जो वाई के डेल्टा वाई के उसके वैल्यूज यहाँ टेबल से उठाई जाओ। तो फाइनली आपकी एक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी और वही हमें चाहिए थी, ठीक है। सो इन न्यूमेरिकल्स में हमें पॉइंट नहीं पूछा जाता कि इस पॉइंट पे इंटरपोलेट करना है, हमें इक्वेशन पूछी जाती है। तो हम एक्स को एक्स ही रहने देते हैं यू में, ठीक है। इसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकते हम एक्स की क्योंकि गिवन ही नहीं है। और इस न्यूमेरिकल को या तो फॉरवर्ड से सॉल्व कर लो या बैकवर्ड से। फॉरवर्ड से करोगे तो पहली रो को केयर थ्रो बना लेना है और बैकवर्ड से करेंगे तो लास्ट रो को केयर थ्रो बना लेंगे क्योंकि वो सबसे लंबी वाली रो होती है, ठीक है। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हुए क्लियर। प्रैक्टिस के लिए इसी तरह का मैं एक और न्यूमेरिकल आपको करवाती हूँ। सी दिस वन, हमें x और y गिवन है एंड वी आर टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। हमें x की वैल्यूज गिवन है, y की गिवन है और देखो इसमें x की वैल्यूज इक्वी डिस्टेंट नहीं है, यानी ये डिवाइडेड का न्यूमेरिकल है। सो सिंपल हमें पॉइंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिवाइडेड का चाहे अपर हाफ में पॉइंट है चाहे लोअर हाफ में डिवाइडेड मीन्स डिवाइडेड। तो इसमें हम डिवाइडेड का सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। सो हमने डिवाइडेड का टेबल बनाया और क्योंकि ये भी अपर हाफ होता है तो इसमें भी पहली रो को केयर थ्रो बनाएंगे क्योंकि सबसे लंबी वाली रो पहली रो है ना। फर्स्ट रो सबसे बड़ी वाली रो होती है ना क्योंकि मैक्सिमम आगे तक जाती है, बाकी तो छोटी छोटी होती हैं रोज, ठीक है। और हम एक्स जहाँ पर भी है फॉर्मूले में उसमें एक्स ही लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे वो क्योंकि पॉइंट तो हमें दिया ही नहीं हुआ। तो एक्स को एक्स रहने देंगे और बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, यही हमने फाइंड करनी है। फाइन। सो एक और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सेम इसी कंसेप्ट पे है कि हमें फिर से एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। और हमें कहा गया फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द डिफरेंस टेबल, यानी पॉलिनोमियल फाइंड करो ए पार्ट, दूसरा पार्ट है वाई ऑफ 4 भी फाइंड करो, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप समझो ही ना कि ये पार्ट है, आपको पॉलिनोमियल पूछा गया है तो क्या करेंगे हम, यहाँ फॉरवर्ड का टेबल या बैकवर्ड का बनाएंगे। तो हमने फॉरवर्ड का बना लिया और पहली रो को केयर थ्रो बना लिया। जब u फाइंड करेंगे u में x को x ही रहने देंगे, यानी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट मीन्स इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन फाइंड कर ली, इक्वेशन आ गई। एंड फॉर द b पार्ट वी आर टू फाइंड y ऑफ 4। अब ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, y ऑफ 4 फाइंड करने के लिए ये बैकवर्ड डिफरेंस का न्यूमेरिकल बनेगा क्योंकि 4 जो है लोअर हाफ में लाई करेगा इधर। तो b पार्ट फाइंड करने के लिए, y ऑफ 4 फाइंड करने के लिए हम बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे और y ऑफ 4 एज यूजुअल जैसे हम निकालते हैं वैसे फाइंड करेंगे। एक्स्ट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल है तो 3 वाली रो केयर थ्रो बन जाएगी, वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 41। फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ इंटरपोलेशन। डू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, और इसमें से 2 न्यूमेरिकल्स तो आने ही आने हैं। फाइन, थैंक यू।